स्क्रीन आपको दिख रही है सभी को? जी दीदी, दिखाई दे रही है। दिख रही है? हाँ। ओके इससे फाउंडेशन ट्रेनिंग डे 5। जी। तो आज 5th डे की ट्रेनिंग की शुरुआत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी क्लास की शुरुआत हम सब 3 बार ओम शब्द के पारायण और फिर आगे शुरुआत करते हैं। तो 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। आज हम सब सर की फिर एक नई पोएम से शुरुआत करते हैं और इसमें भाव है कर्तापन का, कि ये कर्तापन क्या है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने लिखा है, जिसको मैं आप सभी को शेयर करती हूँ। कर्ता भाव जब हमने होता, ये इसका शीर्षक। कर्ता भाव जब हम में होता, तैरना उसे हम कहते हैं। कर्ता भाव जब हम में न होता, तो बहना उसे हम कहते हैं। तो बहना चाहिए या तैरना चाहिए, दोनों में क्या अंतर है, इसी को सर ने समझाने का प्रयास किया था हम सबको, और साथ में जीवन में उतारने के लिए भी एक संकेत दिया था कि कर्ता भाव जब हम में होता, तो तैरना उसे हम कहते हैं। कर्ता भाव जब हम में न होता, बहना उसे हम कहते हैं। कर्ता तो तैरता ही रहता, तैर तैर कर थकता वो रहता। अकर्ता तो बहता रहता, बहने वाला विश्राम है करता। जब आप पानी में तैरते होते हैं तो आपको थकान लगती है, और जब आप उसमें शांत होकर के लेट जाते हैं तो विश्राम हो गया। तो पानी पर अगर लेट जाओ तो पानी नहीं डुबाता है, पानी में अगर तैरने लग जाओ तो पानी तुम्हें थकाता है। संघर्ष जब करता है कोई, तो संघर्ष उसे थकाता है। सहज जब जब रहता है कोई, तो सहज विश्राम वो पाता है। तो साथियों, मैंने इसके माध्यम से बताना चाहा है कि हम सब भी इन्हीं से प्रेरणा लेकर के, इन्हीं को आदर्श मान करके आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम सब में भी ये भाव ना आए। देखिए, कमी तो हर में होती है, कमी ना हो तो हम भगवान हैं। तो एक होता है कमी को देखना। जब भी कोई सर के पास आता था और बोलता था कि सर हमारी कुछ कमी बता दीजिए, तो बोलते थे कि कमी तो हम में भी है, तुम में भी है, तो उस कमी को ढूंढने के चक्कर में तुम परेशान क्यों हो? उसके अलावा तुम्हारे पास में क्या है, उस पर फोकस करो, उसकी ओर ध्यान दो, तो वो ज्यादा बेटर है। तो हम सबको भी ये ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी कमी को नहीं, कि हमें हमारी एज ज्यादा है तो हम कैसे सीखेंगे, या हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा तो आर्ट साइड है या कॉमर्स साइड है तो हम इसको कैसे सीख सकते हैं, नहीं। केवल इंटरेस्ट। जब आप कोई मूवी देखने जाते हैं तो वो मूवी में एंट्री के पहले आपसे कोई ये नहीं पूछता है कि आप साइंस बैकग्राउंड के हो या आर्ट के हो या किसी और साइड के। वो आप अपनी इंटरेस्ट से जाते हैं, बैठते हैं, देखते हैं। और इसका अगर आपको बेस्ट नमूना देखना हो तो आदरणीय खेमका सर, उनको बिल्कुल भी साइंस का नॉलेज नहीं था। उन्होंने 8वीं 9वीं तक केवल साइंस पढ़ी थी, लेकिन क्या बेहतरीन बुक्स लिख डाली हैं
कि बड़े से बड़ा मेडिकल डॉक्टर भी पढ़ के चकरा जाता है कि कितनी डीप नॉलेज होगी। एक एक मेडिसिन की नॉलेज होती थी उनको, मेडिसिन देख करके वो बताते थे कि किस बीमारी के लिए मेडिसिन दी गई होगी। इस पर भी हम लोगों ने 3-4 साल से काम करना शुरू किया था कि अगर कोई व्यक्ति आता है, परेशानी बताता है, अपने पर्चे दिखाता है, तो पर्चे में हम क्या देखते हैं, तो पर्चे में हम देखते थे उनकी मेडिसिन कि कौन सी मेडिसिन दी गई है, तो ये मेडिसिन किस बीमारी के लिए दी जाती है। तो उनको काफी गहरा नॉलेज था मेडिसिन के बारे में भी। और होम्योपैथ तो बहुत ही अच्छे से आता था, जहाँ एलोपैथ आता था उतना ही उनको होम्योपैथ भी आता था। होम्योपैथ उन्होंने सीखी थी डॉक्टर एनसी घोष जी से। सर का ऐसा कहना था कि वो कलकत्ता में घर के सामने हुआ करते थे, और सर उनके साथ ऐसे ही बच्चे थे तो उनके पास जाते थे, बैठते थे, सुन सुन के आ गया। तो किसी पेशेंट को भी जो दूर से होता था या कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता था, पूछता था सर कोई दवाई बताइए, तो कभी कभी बता देते थे कि अच्छा जाओ ये लेके ऐसे ऐसे करके खा लेना, तुम ठीक हो जाओगे। अब वो आदमी सरप्राइज होता था कि सर आपको ये भी आता है क्या। तो सर की तो जितनी बातें की जाए वो कम पड़ेंगी। इतनी महान विभूतियां बहुत विरले ही आती हैं शायद। क्या नहीं था उनके पास में, वो केवल एक शरीर रूप में बाहर से एक वस्त्र धारण करके आए थे, अदरवाइज वो इंसान के शरीर में भी इंसान नहीं थे। पौधों से बात करना, व्यक्ति की अंतर मन में क्या चल रहा है इसको जानना, ये सब उनकी विशेषताएं थी। वाक सिद्धि उनमें थी। मैंने उनको बहुत बारी देखा कि अगर वो कह देते थे कि ये यही होना है, इवन ट्रेनिंग में कितने कैंडिडेट का एनरोलमेंट होना है ये वो बता देते थे। और अगर उन्होंने बोल दिया, ऑड नंबर में भी बोल दिया कि 118 आएंगे, तो फिर 118 पर ही वो रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाता था। और ऐसा ट्रेनिंग में मैंने नहीं देखा। मैं तो सर के साथ चैम्बर में बैठती थी, तो मैंने देखा कि वो पर डे पेशेंट की आने वाली संख्या को बता देते थे कि कितने हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि वो केवल नंबर काउंट करते थे, और नंबर भी काउंट कैसे कर सकते हैं। आधे पेशेंट चैम्बर में सर को दिखाते थे, आधे अपना पॉइंट लगवाने जाते थे। लेकिन पर आवर जैसे ही 1 घंटे बीतते थे तो सर किसी से पूछते थे जाके देख के आओ कितने रजिस्ट्रेशन हो गए। जब वो व्यक्ति बाहर जाता था रजिस्ट्रेशन पता करने, और सर का जो चेहरा था वो ईस्ट की तरफ होता था, जो रजिस्ट्रेशन होता तो भी ईस्ट की तरफ होता था। सर एक चैम्बर के अंदर थे, और जहां सर बैठते थे उस जगह से वो व्यक्ति उनको दिखता भी नहीं था, और पर्दे भी लगे होते थे। लेकिन जब वो व्यक्ति बाहर जाता था ये पता करने कि कितने कैंडिडेट हुए, उस दौरान वो अंदर मुझे बताते थे, पूछते थे पहले अर्चना कितने हुए होंगे, तो मैं अंदाजे से बताती थी हाँ इतना सर हो गया होगा शायद। तो पूछती थी मैं सर आपको क्या लगता है कितना हुआ होगा, तो जो फिगर वो बताते थे, लौट के जो व्यक्ति आता था वो जब बताता था तो मैं मुस्कुरा देती थी कि ये कैसे हो गया। और फिर मैं पूछती थी जब आपको पता ही था तो आपने पूछा ही क्यों, तो मुस्कुराते थे, जवाब नहीं देते थे कि शायद मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं ना समझी, मैं नादान थी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। और मैं कहती थी सर अब कैसे पता करते हैं, अब पेशेंट को देखते रहते हैं क्या कि यहाँ गेट से कौन आ रहा है कौन। बोले अरे पर्दा लगा है कैसे देख पाएंगे हम। उनका यही तो मैं भी सोचती हूँ, साल 6 महीने में अगर एक बार भी कभी मेरा तुक्का लग जाता था, जितना बोलती थी उतना ही पेशेंट होता था, तो मुझे लगता था पूरा मैंने आज तो मैदान जीत लिया। मैं बहुत खुश होती थी। सर भी खुश हो जाते, हाँ आज तो अर्चना तुम्हारा बिल्कुल सही सही बैठ गया। हाँ सर आज तो बैठ गया, जाने जाने बैठ गया लेकिन बैठ गया। तो ऐसी महान विभूति थे, जितनी तारीफ करें उतनी कम। एक कविता सुना करके मैं आपको तो नहीं सुनाती, मुझे लगता है मैं अपने आप को सुनाती हूँ, अपने आप को ढांढस बंधाती हूँ कि नहीं आप कहीं गए नहीं हैं, आप कल ही हमारे साथ थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, हर पल मौजूद रहेंगे। हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। शरीर से आप भले ही चले गए हों, लेकिन हम आपको नहीं जाने देंगे। आपको
अपने दिलों में बसा के रखेंगे हमेशा हमेशा, और आपसे आदेश पा करके आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, मैं बात कर रही थी कल मेरिडियन के बारे में। देखिए, जब कोई रेसिपी बनाते हैं तो कल मैं मेरिडियन पढ़ाते समय यही सोच रही थी कि लोग पेशेंस अपना खो रहे थे और समझ नहीं आ रहा ये यहाँ से जा रही वहां से जा रही। आप क्यों परेशान होते हो? परेशान होने के लिए तो मैंने अपना ले रखा है ठेका। तो देख रही थी मैं कि किसी वीडियो में कि वो बता रहे थे रेसिपी बनाना, कोई स्टफ पराठा वगैरह था। आप सोच रहे होंगे आज स्टफ पराठा बनेगा। हाँ, बनेगा। तो उसमें क्या उन्होंने बताया, सबसे पहले आटे को मार लीजिए, यू हैव टू प्रिपेयर योर डो, और उसके बाद उसको रख दीजिए सेट होने के लिए। तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। ये लिया पोटैटो, बॉइल किया, मैश किया, इसमें ये सारे अपने स्पाइसेस डाले, ये सब किया। अब हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इस स्टफिंग को डो में डाल करके आपके लिए स्टफिंग पराठा बनाएंगे। तो जब मैंने उसको सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा ये तो मेरा कॉन्सेप्ट था, बस ये मैं बोल नहीं पा रही थी कि जो मैंने आपको मेरिडियन पूरी एक लाइन में बता के घटाई है, वो तो डो तैयार किया था। अब ये डो तैयार हो गया, अब इसको उठा के रख देना है। वहां तो आधे घंटे के लिए रखते हैं ना कि 30 मिनट्स के लिए रख दो डो तैयार होने के लिए। अभी मैं 30 मिनट तो नहीं दूंगी, ये भी सस्पेंस ही रहेगा कि मैं कब कितनी देर तक उस डो को रोक के रखूंगी। आज जो बताने जा रही हूँ ये स्टफिंग है। जब ये स्टफिंग पूरी तैयार हो जाएगी आपकी, तब इसी स्टफिंग को उसी आपके डो में डाल करके तब बनेगा स्टफ्ड पराठा आपका। ओके, तो ये वही है, आपका स्टफिंग की तैयारी हो रही है। तो ये आपका एप्लीकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इन इंस्ट्रूमेंट का एप्लीकेशन कैसे और क्या करना होता है वो पहले देख लेते हैं। दिस इज योर palm and here you are seeing pressure is given by hand only. In second picture, if you are seeing clearly here, someone is pressing here. It is feet and it is hand. Someone is pressing here by some wooden instrument that is called jimmy. And here you are seeing something ring like. So it is also known as a ring, actual ring it is, elastic ring. It is flexible. And you have to move from here and there like this. What is the use of it? It circulates your energy from here and here. If your meridians are in full body, then why we are using ring here? If your meridians are in whole body, then why we are pressing here? Why we are pressing in soul region? इन्हीं सबको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि क्यों हम यहाँ दबा रहे हैं। बॉडी की चीज है, ऑर्गन में, लिवर में प्रॉब्लम है, हार्ट में है, इंटेस्टाइन्स में है, तो हम फिर वहाँ बॉडी पे कोई पिक्चर क्यों नहीं दिखा रहे हैं आपको? इन्हीं को मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। फोर्थ पिक्चर है, यहाँ पर कुछ मेथी सीड देख रहे होंगे। You are seeing here clearly some seeds and color. Means if you want, you can apply color, or methi means fenugreek seed. These are the instrument and these are the means of your treatment. Here you are seeing how to apply methi seeds or any other type of seeds if you want. तो इसमें सिंपल एक पेपर टेप लेंगे, इसमें मेथी को, चना, मटर जो भी है उसको चिपका लेंगे पेस्ट करके और अच्छे से वहां पर रैप कर देंगे, या सिंगल पॉइंट पर लगाना है तो सिंगल पे लगा देंगे।
तो ये कुछ हमने आपको चीजें दिखाई कि क्या क्या चीज आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद में है कि एक तरीका मैंने बताया कि बाय प्रेशर यू कैन ट्रीट पेशेंट्स और योरसेल्फ। इफ यू वांट यू कैन treat by massaging only. If you want, you can try by coloring or methi strip or any type of other seeds as you are seeing here in this picture. Now I'm coming by magnets. If you want to treat patients by applying magnets, then you can use this picture which is showing here. एक यहाँ पर एक स्टिप टाइप की आप देख रहे हैं, छोटी सी पेन जैसी है, इसको बोलते हैं प्रोब। प्रोब मीन्स सर्चिंग और सर्चिंग मेथड। तो ये प्रोब है, जैसे अल्ट्रासाउंड करते समय कुछ वो चलाते हैं, प्रोब है। कुछ ढूंढने वाला जो भी चीज होता है उसको प्रोब कहते हैं। तो इससे हम क्या ढूंढते हैं, कोई पॉइंट ढूंढते हैं जो आपकी बॉडी में दिखाया उसको ढूंढ सकते हैं या और कुछ कर सकते हैं। तो ये वो प्रोब होता है। और इसके लिए हमें चाहिए एक मैग्नेट। तो ब्लैक, ये आप देख रहे हैं ना, येलो और व्हाइट दिख रहा है, और ये टेप है, इसी में हम इसको स्टिक करके और फिर लगाएंगे। ये इस तरीके का प्रोब होता है। जो एक्यूप्रेशर से जुड़े हुए हैं उनको ये प्रोब के बारे में बहुत अच्छे से पता है। जिनको नहीं पता हो उनके पास दो तरीके हैं। एक तो जिनके कांटेक्ट से वो आए हैं उनसे पता कर लें कि ये हमें कहाँ मिल जाएगा। उनसे भी नहीं पता चलता, आपको ऐसे ही कहीं से नॉलेज मिल गई फेसबुक वगैरह से इसके बारे में, और आप कहीं बहुत दूर रहते हैं तो आपके पास ऑनलाइन की व्यवस्था है, आप उसमें एक्यूप्रेशर इंस्ट्रूमेंट करके डालेंगे तो मिल जाएगा। आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं, या कोई भी आपका नियर बाय इंस्टीट्यूट एक्यूप्रेशर का हो तो वहां से जा करके इसको परचेज कर सकते हैं। इसके बाद एक पिक्चर यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको क्या करेंगे, प्रोब को उठा करके फिंगर में नेल के पास एक लाइन दिखाई गई है, वहां कुछ कलरफुल डॉट्स हैं। तो ये कलरफुल डॉट किसी एक पर भी, आगे इसके बारे में डिटेल बताऊंगी आपको, इन्हीं को हमें क्या करना होता है, इन्हीं में से किसी पॉइंट को सिलेक्ट करके उस पर, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं आपकी पीडीएफ में और क्लियर दिख रहा होगा, तो ये मैग्नेट इस तरीके से हम लगा सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए येलो, यहाँ व्हाइट, तो इस तरीके से मैग्नेट को टेप में चिपका के लगा देते हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन नए लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि जो हमने स्किन में लगाया है वो देखना है, या जो मुझे अभी विजिबल पार्ट है इसका आफ्टर अप्लाइंग टेप उसको देखना है। तो मैंने स्किन के टच होने की बात कल बिल्कुल नहीं बोली, आज भी नहीं बोल रही हूँ, आगे भी नहीं बोलूंगी। ये क्या आपको दिख रहा है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो जो आपको दिख रहा है, अगर आपको ये येलो दिख रहा है मीन्स येलो लगा हुआ है, अगर आपको व्हाइट दिख रहा है तो मीन्स आपके व्हाइट लगा हुआ है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। स्किन में क्या लगा, अगर उसको आप इमेजिन करने बैठेंगे तो आपसे भूल हो सकती है और आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए इन वर्ड्स का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। अब आप देखिए बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स हैं। ये जो आपके इंटरनल ऑर्गन होते हैं कुछ फ्रंट में है कुछ बैक में है। तो जो ये फ्रंट में होते हैं इंटरनल ऑर्गन, ये है आपके दो पार्ट में डिवाइडेड। एक पार्ट को आप कहते हैं चेस्ट रीजन, बिलो एंड अबव डायफ्राम के हिसाब से बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका डायफ्राम। तो अबव डायफ्राम आपके लंग्स, हार्ट, ब्रेन, थायराइड, थाइमस, ये सारी चीजें, साइनस, टॉन्सिल, ये सब आते हैं इसमें। और अगर नीचे की बात करें तो लिवर है, ये आप देख रहे हैं, ये आपका हो गया स्प्लीन, यहाँ पर स्टमक है, पेंक्रियास है,
ये इंटेस्टाइन्स हैं, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपका यूरोजेनाइटल सिस्टम है। तो ये सारे पार्ट हमें फ्रंट की तरफ दिखाई देते हैं। और अगर हम बैक से अपने बॉडी को व्यू करना चाहें तो ये आपका हो गया स्पाइन का पार्ट, ये थ्रोट हो गया, टॉन्सिल वगैरह, और इसोफेगस, वुड पाइप, विंड पाइप, ये तो सामने हो गया। इसके बैक में जाएंगे तो ये है आपका नेक रीजन, सर्वाइकल का रीजन जिसे बोलते हैं। तो ये पूरा आपको मिलेगा नीचे तक। इसके अलावा लंग का बैक पोर्शन मिलेगा, रिब्स मिलेंगे, डायफ्राम का बैक मिलेगा। ये 2 किडनीज हैं, ये आगे से तो उतनी नहीं दिख रही, बहुत थोड़ी सी दिख रही है यहाँ पर, लेकिन बैक से इजिली विजिबल है। इनकी जो सर्जरी भी की जाती है तो ये साइड से ले जाकर के और यहीं से की जाती है, क्योंकि सामने से तो बड़ा लंबा जर्नी करना पड़ेगा, सारी ऑर्गन कट करके निकालने पड़ेंगे तब तो वहां तक जाएंगे। तो ये तो बीच में बिल्कुल फंसी हुई है, तो इसका सर्जरी भी करना हो तो लेटरल साइड से ले जाके करते हैं, बैक से भी नहीं कर सकते, वहां रिप्स और ये सब इतना मसल्स वगैरह होता है। एनीवे, उसके बाद ये एलाई का पार्ट पीछे से देखेंगे तो दिख सकता है थोड़ा, लेकिन आगे इसमें ज्यादा विजिबल है। तो कौन सा पार्ट किधर विजिबल है, वहां से हम उसका पॉइंट खोजने का कोशिश करेंगे। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन भी दिख रही है, यूरोजेनाइटल सिस्टम भी है, लेकिन एनस का पार्ट अगर आपको ट्राई करना है ट्रीटमेंट के लिए तो पीछे से ज्यादा इजी है, और यूरिनल वगैरह का देखना है तो आगे से ज्यादा इजी है। तो ये आपको अपने विवेक से ध्यान देना होगा। और अगर बॉडी पार्ट्स की बात करें इंस्टेड ऑफ ऑर्गन, तो आईज है, नोज है, ये सब है, इनको भी हमें रेशियो के हिसाब से देखना पड़ता है। अब इनका ये ऑर्गन हो गए, और इन्हीं ऑर्गन से रिलेटेड आपको मेरिडियंस बताई गई कि इन ऑर्गन तक अंदर पहुंचने का रास्ता क्या है। देखिए एलोपैथी में तो हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, अल्ट्रासाउंड में अंदर की सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं, लेकिन यहाँ तो अंदर की चीजें नहीं पता चल रही, तो क्या करेंगे हम, क्या छोड़ देंगे, क्या नहीं छोड़ेंगे तो नहीं। तो हम इसके लिए ये कर सकते हैं, इसका कोई उपाय मिल जाए, तो वही उपाय आपका मेरिडियन के रूप में होता है, उसी मेरिडियन के थ्रू ही हम जाते हैं। और जैसे हमने आपको 5 एलिमेंट बताया था, 5 एलिमेंट बताया था कि वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर होता है, तो इनके बिगड़ने से शरीर में जो सिम्टम आते हैं उसको सुधारने के लिए भी हम मेरिडियन पर जाकर के ही सुधारते हैं। तो इनके बारे में भी आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट आप, अब एक एक पार्ट को हम इलेबोरेट करके देखना चाह रहे हैं, ताकि जो हमारे नए लोग हैं जिन्हें बिल्कुल मालूम नहीं है, हालांकि आप एक्यूप्रेशर के फील्ड में नहीं हो सकते हैं, ये मानती हूँ मैं, लेकिन आपकी जो बॉडी है वो मिले हुए आपको बहुत साल हो गए, तो एट लीस्ट आपको अपने शरीर के ऑर्गन की प्लेस के बारे में तो जानना ही चाहिए। उसके फंक्शन के बारे में बहुत टेक्निकल चीजें नहीं जानते, कोई बात नहीं, कौन सी चीज कहाँ है ये आपको जरूर जानना चाहिए। और अगर आप इस फील्ड से जुड़े हैं तब तो आपका और भी फर्ज बन जाता है कि ये तो आपको देखना ही देखना आना चाहिए, नॉलेज होनी ही होनी चाहिए। तो देखिए ये सबसे ऊपर क्या है, ब्रेन, ये तो सबको पता होगा, क्योंकि छोटा बच्चा भी होता बोलता हमारा ये ना दिमाग कम काम कर रहा है या ज्यादा काम कर रहा है, तो ये तो सबको पता होता है। ये यहाँ पर गले में सामने ये थायराइड है, ये थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, ये हमारे पूरे जितने ऑर्गन आप देख रहे हैं इंक्लूडिंग योर ब्रेन, लंग्स, हार्ट, स्टमक, जितने भी देख रहे हैं, इन सबको कितना काम करना है उसका जो पता बताती है, ऑर्डर देती है, ये थायराइड है। हालांकि थायराइड को भी कोई और गवर्न करता है, लेकिन अगर स्टार्टिंग में देखें तो थायराइड एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे सारे बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको गवर्न करता है। यही कारण है कि जब थायराइड बीमार हो जाता है, जब थायराइड अंडर एक्टिव हो जाता है, मीन्स हाइपोथायराइड हो जाता है,
तब व्यक्ति को डाइजेशन की तकलीफें, कॉन्स्टिपेशन, वजन का बढ़ना, किसी काम में मन न लगना, इमोशन चेंज हो जाना, फीमेल है तो पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम, मेल है तो भी उसको जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम, सब में क्या हो जाती है, कमजोरी आने लगती है, वो ऑर्गन कमजोर पड़ने लगते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा आपका ऑर्गन है थायराइड। इसके बाद ये आपके लंग्स हैं, जिसके बारे में आपको नहीं भी जानना हो तो भी आप जानते हैं, क्योंकि सांस चल रही है आपकी कंटिन्यूअस लगातार। अगर आपकी श्वसन क्रिया रुक जाए, रेस्पिरेशन अरेस्ट हो जाए, तो आप अगले पल नहीं मिलने वाले। तो ये आपके दो लंग्स होते हैं जो चेस्ट रीजन में है। ये आपका हार्ट है, क्या काम करता है, ये भी हमें जीवन देता है, धड़कन देता है। अगर हार्ट ना हो तो आपके शरीर में ब्लड की सप्लाई नहीं होगी। और ये है आपका लिवर, काफी बड़ा ऑर्गन होता है। देखने में सब यहाँ लाल लाल से दिख रहे हैं, ये तो पिक्टोरियल है। एक आर्टिस्ट में और एक आर्ट में और साइंस के स्टूडेंट में क्या अंतर होता है, हमारे एक सर थे वो बताया करते, कहते थे कि देखो आर्ट वाला क्या है, उसमें भाव होता है, और साइंस वाला दिमाग उसके पास होता है। साइंस वाला अगर किसी चीज में दो डॉट देखेगा ना, तीसरा नहीं लगाएगा, और आर्ट वाला उसको सुंदर बनाने के लिए डॉट 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 भी कर सकता है। तो ये अंतर है दोनों में। तो यहाँ पे हमें ये चीज जाननी होगी कि एक डॉट का भी अंतर नहीं होना चाहिए। ये जिसने बनाया वो आर्टिस्ट है कोई, जिसने सुंदर कर दिया तो सबको लाल ही लाल कर दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन एक लोकेशन के लिए थोड़ा सा अच्छा लगे तो ब्यूटीफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल ये कलर दिए गए हैं, इनको ओरिजिनल कलर ना समझें। इसके बाद एक छोटा सा ग्रीन कलर का भी कुछ तो दिख रहा है, ये जो पाउच जैसा रखा हुआ है ये है आपका गॉल ब्लैडर। देखने में छोटा सा है पाउच, काम इसके बड़े निराले हैं और बहुत बहुत काम है इसके पास। इसीलिए इसकी मेरिडियन आपने देखी होगी कि इसमें 44 पॉइंट्स हैं पूरे। लिवर इतना बड़ा ऑर्गन है, 1.5 किलो का, पूरा पेट का आधे से ज्यादा भाग ऑक्युपाई कर रखा है, 1/3 एटलीस्ट, इधर से पूरा वहां तक। लेकिन अगर हम बात करें गॉल ब्लैडर की तो इतना छोटा सा है, और कैपेसिटी देखिए कि अगर इसमें इतनी पावर ना होती तो 44 पॉइंट क्यों होता, तो 44 पॉइंट है। गॉल ब्लैडर कहने को तो गॉल बाइल और कोलेस्ट्रॉल को स्टोर करके रखता है, और जब आवश्यकता पड़ती है तो हमें प्रोवाइड करा देता है। अब इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी ही क्यों, हमने कहा ना आवश्यकता पड़ने पर, तो क्या आवश्यकता। और आज के टाइम में आपका जो लिवर है क्यों इतना ज्यादा परेशान हो रहा है, क्यों लिवर इतना ज्यादा एनलार्ज हो रहा है, क्यों इसमें आपको फैटी लिवर की चीजें मिल रही हैं, उसका रीजन हमारी लाइफ स्टाइल है। अब वो इसी के फंक्शन से आपको समझ में आ जाएगा। गॉल ब्लैडर में बाइल है, और बाइल क्या है, वो डिटर्जेंट का पाउच है, जैसे शैम्पू पाउच में आप लेते हैं ना बाल वगैरह साफ करने के लिए, तो ये वो शैम्पू है कंसंट्रेटेड फॉर्म में। अब शैम्पू का एज इट इज आप नहीं डालते बाल, शैम्पू को क्या करते हैं, आप उसको एक मग में पानी लेकर उसमें थोड़ा सा डाल के उसको मिक्स करके लगा लेते हैं, यानी इतने शैम्पू को आप इतना कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से ये जो आपका बाइल है, ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में गाढ़े रंग का, पीले रंग का, हरे रंग का, ये गॉल ब्लैडर में मौजूद होता है। और जब आप कोई फैटी चीज खाते हैं, शैम्पू कब यूज करते हैं, बालों, जब बाल गंदा हो जाता है, कुछ ऑयल वगैरह लगा होता है तब। इसी तरीके से जब हम खाने में कोई फैट वगैरह वाली चीज खाते हैं, तब उस फैट को काटने के लिए, उस गंदगी को हटाने के लिए, उस चिकनेपन को हटाने के लिए गॉल ब्लैडर बाइल को रिलीज करता है और कोलेस्ट्रॉल को रिलीज करता है, ताकि हमारे बाकी ऑर्गन स्मूथ बने रहे।
अब अगर ये सारी चीजें नॉर्मल चलती रही तो आप स्वस्थ रहते हैं। अब एक आजकल घटना और भी हो रही, उस पर अचानक से ब्रेन पहुंच गया, तो एक बार वो बता देती तो फिर मैं लिवर के फंक्शन पे आती। आजकल गॉल ब्लैडर में स्टोन की समस्या बहुत ज्यादा हो रही, क्या है ये, क्यों बन गया? तो उसका रीजन ये है कि जैसे मैंने कहा कि आप फैटी कोई चीज लेते हैं तो बाइल रिलीज होगा। तो कभी कभी आपने देखा, कोई आपने डिटर्जेंट लिया मार्केट से, थोड़ा सा यूज किया और भूल गए, आप उसको ऐसे खुला छोड़ दिया। बाद में क्या होता है, उसमें थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है, उसमें छोटे छोटे लंप जैसे बन जाते हैं। ये लंप क्या है? दैट इज योर स्टोन। तो आपके गॉल ब्लैडर में ये सारी चीजें पड़ी हैं, हम जाने अनजाने खाने पीने में गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से इसमें जो रिलीज होने का है वो हो नहीं पाता, हम खा ही नहीं पाते ठीक से। और जब नहीं खा पाते प्रॉपर, हम या तो बहुत ज्यादा डाइट कंट्रोल कर लेते हैं, बिल्कुल जीरो ऑयल पे आ जाते हैं, या बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन, या तो खाते नहीं तो दिन दिन भर खाना ही नहीं खाते। केवल घी तेल की बात नहीं है कि घी तेल नहीं खाना, ही नहीं खाया, दिन दिन भर नहीं खाया, आज खाया 10 बजे, दूसरे दिन खाया 12 बजे, फिर खाया 4 बजे, फिर आज भूख नहीं लगी। इस तरीके का जो एबनॉर्मल रूटीन होता है, उससे ये भी कंफ्यूज हो जाता है कब कितना रिलीज करना है, कैसे करना है, अब लीवर बना के दे कि ना दे। ये सब स्टोर, थोड़ी सी तो जगह है, कितना स्टोर करके रखवाएगा ये। तो अगर हमें पता हो कि हमारा इतना खर्च है, तब तो हमें उतना रोज मनी मिले, नहीं तो देने वाला भी कंफ्यूज, कितना देना कितना नहीं देना। जब खर्चा ही नहीं होना तो क्यों दे? तो जो पड़ा है वो भी पड़े पड़े सूख जाता है और उसी से बन जाता है स्टोन। अब तब आप परेशान होते हैं कि हमारे तो स्टोन बन गया, स्टोन बन गया। फर्स्ट यू हैव टू रेगुलेट योर डेली रूटीन एंड लाइफ स्टाइल। डाइट एकदम नियमित कर लें, बाकी नियमित कर लें, आधे तो आप ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, बाकी जो बचेगा वो पॉइंट आपको मदद करेगा। बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन बंद तो गया, निकलेगा कैसे? तो भाई जैसे बाइल निकल के जाता है आगे, वैसे स्टोन निकल के जाएगा आगे। हाँ ये है कि बहुत बड़ा अगर हो गया तो फिर निकलेगा, तो दर्द के साथ चीख निकालते हुए तब निकलेगा, और उसी से फिर लोग परेशान हो जाते हैं। अदरवाइज तो स्टोन तो किडनी में भी होता है, तो भी तो नीचे उतरता है, वैसे ये भी नीचे उतर आएगा। और लिवर एनलार्ज क्यों हो रहा है? उसका रीजन भी फैटी फूड्स है। जब टू मच हो जाएगा तो कितना वो रिलीज करे, कितना रिलीज करे, या तो तब हो जाएगा, और या तो दूसरी स्थिति है कि प्रॉपर काम न कर पाना। जब लीवर प्रॉपर काम नहीं करता तो उसमें एनलार्जमेंट यानी सूजन आने लगती, बड़े बड़े मटेरियल इकट्ठा होते होते ये सारी चीजें होने लगती है। तो ये है आपका लिवर और गॉल ब्लैडर का फंक्शन। तो ये आपका राइट साइड में है, और अगर इसके हम इस इधर आएंगे तो ये आपका स्टमक है। ये हो गया आपका स्टमक, और ये स्टमक इधर आएगा तो अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पेंक्रियाज हो गया स्टमक के नीचे। जैसे बिस्तर, बिस्तर है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, बिस्तर के ऊपर बेडशीट डाल दी पेंक्रियाज की, और आप पिलो लगा लेंगे स्प्लीन की, और आराम से पैर फैला लें तो वो बन जाएगा आपका स्टमक। तो स्टमक लेटता है जिस बेडशीट पर, वो बेडशीट है आपकी पेंक्रियाज, पिलो है इसका स्प्लीन, और नीचे जो बेड है अच्छा फोम वाला बढ़िया डनलप का, वो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। उसके नीचे बढ़िया गद्देदार आपको खूब सारी स्मॉल इंटेस्टाइन मिल जाएगी। तो स्टमक आपका उसी पर रेस्ट करता है। ठीक, अब इसके दोनों साइड में थोड़ा सा और स्प्लीन के नीचे और आएंगे, थोड़ा पीछे कर मूव करेंगे तो 2 किडनी भी मिल जाएगी। और ये मैंने बोला था कि आपकी एलाई है, तो साइड में ये एलाई मिलती है, और ये स्टमक जब आगे बढ़ता है पाइप नुमा जो बन जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कन्वर्ट होता है, देन एलाई में। ये सब होकर के समाप्त होता है। आज भी मैं हल्का सा पढ़ाऊंगी क्योंकि जो नए होंगे उनको भारी होगा, पुरानों को मजा आएगा। तो हमें दोनों का बैलेंस बनाना है, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है ये मिक्सचर है। मैंने नाम फाउंडेशन शुरू से ही रखा, लेकिन मजेदार बात देखिए, फाउंडेशन का जब आप प्ले ग्रुप में नाम लिखाने जाते हैं बच्चे का, तो हम बच्चे ही लिख जाते हैं,
वहां बड़े और बूढ़े अपना नाम लिखाने नहीं जाते कि मैं भी ट्राई करूं क्या। लेकिन मेरी ट्रेनिंग में तो प्ले वाले भी हैं, पीएचडी वाले भी हैं। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही बच्चे आके प्ले वाले ग्रुप में बैठे हैं और वो कहते हैं कि प्ले वाला भी हम नहीं पढ़ेंगे, हमको प्ले से ऊपर का पढ़ना है। और प्ले वाले बच्चे कहते हैं कि हमको तो प्ले वाली चीजें ही कम से कम बता दीजिए, वही बहुत है। तो दोनों को मैनेज करना थोड़ा सा हो जाता है, फिर भी कोशिश करूंगी कि किसी को भी कोई कष्ट हो ना आगे बढ़ती। तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। अब उसी ऑर्गन को हम उठा के ले आएंगे अपने बॉडी में। क्यों ले आएंगे? इसलिए ले आएंगे कि सहूलियत हो जाए। तो अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेंगे क्या? नहीं। तो इसमें देखिए, ये जो आप साइड वाला ये पिक्चर देख रहे हैं, इसको गौर से देखेंगे तो इसमें थंब जो बना हुआ है, इसमें चेहरा बना है। आपके बॉडी को अगर हम देखें गौर से तो इसमें आपको ना 5 प्रोजेक्शंस मिलते हैं। क्या है 5 प्रोजेक्शंस? एक हेड है, 2 आर्म्स हैं, 2 लेग है। अगर आप अपने इसमें भी देखेंगे ना तो एक ये हेड है, ये एक थंब है और ये 2 चीजें हैं। अब 5 चीजों से हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं कि ये यही चीजें हैं? तो आपको सिंपल में सुपर फास्ट वे में बताती हूँ मैं। आप इस नेक को देखें तो ये आपके हाथ के पैर के बीच में आता है, टॉप में आता है, और इसको हम रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से, लेफ्ट और राइट दोनों आराम से। मोटा है, बड़ा है, मजबूत है और सारे ऑर्डर को फॉलो कराता है फंक्शन वाइज। अगर आप अपनी हथेली को देखें तो ये बीच की का बड़ा हिस्सा और ये सारे किनारे के 5 प्रोजेक्शन जैसा कि आपके बॉडी में होता है। अब अगर आप थंब की बात करें तो ये जो थंब है ये चारों दिशा में मूव कर सकता है, फ्रीली मूव करता है, और ये हेड ही सारे एक्सट्रीमिटीज से कांटेक्ट बना के रहता है। अगर आप सो जाएं तो आपके पैर पे अगर सांप भी चल के चला जाए तो आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये सो रहा है। तो ये कहेगा तो वो भागेगा, पैर नहीं तो नहीं भागेगा। आंखें देख लेंगी किसी भी चीज को, खुली हुई हैं, और अगर इन्होंने कोई चीज देख ली घटना तो ही भागेंगी, अगर इससे कांटेक्ट है तो, नहीं तो नहीं। नहीं तो डेड बॉडी सामने पड़ा हुआ है, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्यों नहीं उठ के भाग जाता? क्या कारण है? यही कारण है कि ये कनेक्शन उसका नहीं है। तो ऐसे ही हम, आप कोई चीज पकड़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, तो विदाउट thumb you cannot hold anything, without thumb you cannot write, you cannot hold, you cannot lift, कुछ भी कोई भी काम नहीं कर सकते कि चलो हम इन 2 का सहारा ले लें या इसका ले लें। आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया आपका हेड। इतने से नहीं हो जाएगा। इसमें देखिए 2 सेगमेंट बनते हैं, एक ये सेगमेंट है और एक ये सेगमेंट है, 2। ऐसे ही आपके थंब में भी देखिए 2 सेगमेंट दिख रहा है, पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। एक ये सेगमेंट है ये, और एक ये, 2 ही है, 2 के अलावा तीसरा नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आर्म्स को और लेग्स को देखेंगे तो यहाँ 3 सेगमेंट मिलते हैं। एक सेगमेंट आपको ये दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का, एक सेगमेंट यहाँ से एल्बो तक दिख रहा है, एक पूरा यहाँ तक दिख रहा है। ऐसे ही आप यहाँ देखें, 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, चौथा सेगमेंट नहीं दिख रहा है। पैरों में भी देखें तो फुट से लेकर के पूरा फुट का रीजन हुआ 1, फुट से ऊपर बढ़े तो पूरा लोअर लेग अप टू द नी, घुटने तक, सेकंड नंबर, और जो थाई रीजन है वो 3rd। तो 3 मिलते हाथ पैर में, 3 ही ज्वाइंट यहाँ भी मिलते हैं, हमें चौथा नहीं मिलता। और थंब में, थंब भी फिंगर की तरह ही है, लेकिन इसको थंब कहते हैं, पहले तो ये फिंगर नहीं है। वैसे ये हमारे हाथ पैर की तरह ये हाथ पैर नहीं है, अलग हो गया। ये टॉप में है, ये भी थोड़ा अलग हटके टॉप में है। इसमें 2 सेगमेंट है, इसमें भी 2 सेगमेंट है। ये भी मूव हो सकता है, ये भी मूव हो सकता है। और इसमें 3 है, इसमें भी 3 है हाथ पैर में। और इतना ही नहीं, दोनों पैर बीच में मोटे, बड़े और मजबूत लगे हैं, किनारे किनारे दोनों हाथ हैं,
जो पैरों की तुलना में पतले हैं और छोटे हैं। वैसे ही अगर आप फिंगर्स को देखेंगे तो ये दोनों फिंगर्स इन कंपैरिजन ऑफ दीज टू स्मॉल होती हैं और पतली होती हैं। और ये दोनों बीच की मोटी मजबूत होती हैं, लंबी होती हैं, जैसे आपके लेग्स। दोनों लेग्स हमारे बीच में हैं और ये दोनों आर्म्स हमारे बाहर हैं। ऐसे ही ये दोनों लेग्स हमारे अंदर, ये दोनों हमारे आर्म्स का जो करस्पॉन्डिंग है वो बाहर आएगा। अब इसमें दोनों पैर हैं, दोनों हाथ है, तो कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है? क्योंकि करस्पॉन्डेंस तो दोनों हाथ में मिलेगा, तो कैसे इमेजिन करें? तो थंब को तो दोनों में दोनों बराबर है। अब देखिए, अगर एक थंब की मैं बात करूं, लेफ्ट की बात करूं, तो लेफ्ट को ऐसे हाफ अगर कर लें तो सामने अगर ऐसे रखेंगे तो ये थंब का आउटर साइड, ये हमारा ये साइड हो गया और इधर का साइड हमारा ये साइड हो गया। और अगर मैं इस थंब की बात करूं तो इसको भी सामने रखेंगे और ये हमारा हाफ कर लिया हमने। हाफ का ये पोर्शन आउटर साइड इधर का हो गया और अगर इस तरफ बात करें तो ये हमारा इस साइड का हो गया। तो दोनों अलग अलग भी हो गए। तो आप एक में भी कर सकते हैं, आप दोनों में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हैंड की बात करें तो केवल एक चीज याद रखिए, बाकी सब भूल जाइए। क्या याद करना है कि ये जो हमारा आर्म है ये हमारा इंडेक्स फिंगर है, दैट्स ऑल। कोई लेफ्ट नहीं, कोई राइट नहीं। और जो हमारा लेग है, तो लेग तो ये दोनों मैंने बताए, तो कौन सा लेफ्ट कौन सा राइट कुछ याद मत करिए। मुझे ये भी नहीं पता लेफ्ट किसको कहते हैं राइट किसको कहते हैं, मुझे नहीं आता। तो कैसे पता करें? क्योंकि ये तो घर घर के अंदर पहुंचाना है ना। अब आप कहिए ये दाहिना बायां, तो कैसे समझेगा सामने वाला? मान लो ना समझ पाता हो तो आप उसको बोलो कि ये जो आपका सिर है वो तो कॉमन है, ये जो पहली उंगली है ये आपका सेम हैंड है, ये जो आपका मिडिल फिंगर है ये आपका सेम लेग है, सेम लेग, बस काम खत्म। अब बाकी जो बच गया ऑब्वियसली ये दूसरी तरफ का पैर हो जाएगा, ये दूसरी तरफ का हाथ हो जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर। ऐसे ही दूसरे में भी कर सकते हैं। अगर इसमें भी हम उंगलियों का देंगे तो सेम हैंड सेम लेग, ऐसे बस याद कर लीजिए। इतना हमारा सेम साइड है। अब बाकी ये दोनों अपोजिट साइड है। पहली उंगली क्या है? ये दोनों पहली उंगलियां हमारे दोनों हाथ हैं और जो ये बीच की है वो हमारे पैर हैं। इतना याद रखिए। तो इतना मोटा मोटा समझना है, बहुत डीप में अभी हमें नहीं जाना है, नहीं तो कंफ्यूज होंगे। ज्यादा पढ़ने से अच्छा है हम थोड़ा पढ़ेंगे और पूरा पढ़ेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट पिक्चर में आते हैं इसी को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। अगर हम अपने हाथ पैर नीचे आ गए, थंब साइड में है, अगर हम इमेजिन कर लें थोड़ी देर के लिए कि ये जो हमारा थंब है अगर काश ऐसा होता, ये साइड में लग जाता, तो पूरी छोटी सी ह्यूमन बॉडी आपकी तैयार हो जाती। अगर ऐसा इमेजिन कर लें तो कर लेते हैं। अब करना ट्रीटमेंट तो यही करना होगा, लेकिन इमेजिन हम कर सकते हैं। तो ये इमेजिनरी लाइन हम यहाँ पे मान करके उस हिसाब से सोच सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आगे देखिएगा कैसे इमेजिन करना है आपको। तो ये देखिए, ये हमने दोनों फिंगर, दोनों पैर के बीच से सीधी रेखा खींचे। अगर अपनी बॉडी को हाफ डिवाइड करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, दोनों पैरों के बीच से सीधी रेखा खींचे, ऐसे पूरी खींच दें तो पूरी क्रॉस हो जाएगी और हम हाफ लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो सकते हैं। ऐसे ही अगर आप अपनी हथेली को, अपने पाम को डिवाइड करना चाहें तो कैसे करेंगे? ये दो हमारे पैर हैं और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचे, कहाँ तक? ये दोनों रिस्ट को का हाफ कर लीजिए, बिल्कुल हाफ से। तो यहाँ हमारा जो चेस्ट के नीचे तक का हिस्सा है वो आपका कवर होगा। और फिर उसके बाद ये यहाँ हमने कर लिया। और एक आप क्या करिएगा, ये जो हिस्सा है ये, इसको भी आप यहाँ से जोड़ लेंगे तो ये चेस्ट रीजन इमेजिन कर लेंगे।
ऐसे ही आप पैर में भी कर सकते हैं, जैसा हाथ वैसे पैर में भी 5 उंगलियां हैं तो वहां भी हो सकता है। तो कैसे कैसे देखिए यहाँ डिवाइड किया गया है। ये देखिए ब्लू कलर से ये आपका हो गया चेस्ट रीजन, ये बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका है एब्डोमेन पार्ट। ये फ्रंट रीजन है, ये देखिए, क्योंकि ये अंदर का सोल का हिस्सा है, यहाँ भी आप देख रहे होंगे ये। और ये जो आप सारी उंगलियों में छोटे छोटे सिर देख रहे हैं, इससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए मैंने लगाया है आपको बताने के लिए कि ये यहीं पर स्टॉप नहीं होता, इसका बहुत बड़ा साइंस है। ये जो बुक प्रोफेसर पार्क ने लिखी है, इसके 3 वॉल्यूम हैं। एक वॉल्यूम आई थिंक इतनी मोटी होगी और इतनी बड़ी होगी, और उसका पेज होगा शायद 1000 पेज होगा, और ऊपर उसका जो हेडिंग है, मतलब बुक का नाम है, वो है थंब इज हेड। मीन्स ये थंब इज हेड, इसके बारे में उन्होंने 1000 पेज में लिखा है। और इसके अलावा ये करस्पॉन्डिंग जो मैं आपको बता रही हूँ, इसके 2 वॉल्यूम हैं, उतने ही मोटे, इतने मोटे मोटे, और इतने बड़ी बुक है काफी बल्कि, जिसमें उन्होंने पूरा करस्पॉन्डेंस समझाया है, एक एक पार्ट, एक एक सेल का करस्पॉन्डेंस समझाया है। लेकिन चूंकि हम एक फाउंडेशन से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम वहां उतना डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन इसको दिखाने का यही मतलब था कि इसका संसार बहुत बड़ा है और हम बिल्कुल एक्यूरेसी की तरफ ध्यान दें। इसके लिए ये सारी चीजें आपको माइन्यूटली ऑब्जर्व करनी भी आनी चाहिए। जितना आप कीनली ऑब्जर्व कर पाएंगे, जितना आप अच्छे से ध्यान दे पाएंगे, उतनी ही सक्सेस आपके जीवन में आ जाएगी। मैंने अपनी आंखों से खेमका सर को देखा भी है, महसूस किया है, और वो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अपनी मति के हिसाब से। मैं ये नहीं कहती कि मैं उनका सब कुछ सीख पाई या समझ पाई, फिर भी जितनी बुद्धि हो सकती थी और मैं यूज कर सकती थी, उतना जो किया और जितना उन्होंने देने की कोशिश की, उसके आधार पे मैं ये सब बता पाती। तो ये सारी बारीकियां मैंने उनसे ही सीखी, कि ये नहीं कि अगर चलो बड़ा, लोग क्या करते हैं ना, छोटी जगह नहीं मिल रही, चलो बड़ा सा टेप लगा देते हैं, तो वो इसको अच्छा नहीं समझते कि जहां आपके छोटी सुई से काम चल रहा है, आप उस पर तलवार मार के उसको अलग ही कर देना चाहते। तो तलवार ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तलवार का अपना रोल है तो सुई का अपना रोल है, वो सिल सकती है, वो काट सकती है। तो ये दोनों में फर्क होता है। तो ये वो चीज सिखाते थे। मैंने उनके देखा 2 पॉइंट, एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। एक बार की बात है, हमारे यहाँ एक पेशेंट आए, अपनी पेशेंट क्या थे, वो थेरेपिस्ट थे, अपनी मदर को लेके आए थे और उनको कुछ परेशानी थी, पेन हो रहा था बहुत ज्यादा। सर ने उनको केवल 2 पॉइंट दिए, अब बोला कि ये आप लगाइए और लगा के बताइए। उन दोनों पॉइंट में एक लेफ्ट में, एक लेफ्ट में ही नहीं, लेफ्ट और राइट दोनों एक एक पॉइंट थे, सेम पॉइंट नहीं। माना जैसे SI3 UV62 ले लिया, तो SI3 राइट में व्हाइट, तो UV62 लेफ्ट में टोन, ये मैं बता रही हूँ। अब उन्होंने लगा दिया, लगाने के बाद कुछ और भी उनके पॉइंट रहे होंगे, एक अलग दूसरा भी प्रोटोकॉल था, तो वो उनका ऑलरेडी चल ही रहा था, वो भी उनको दे दिया गया था। तो ये पॉइंट उनके लगे। लगने के बाद सर ने उनको बोला था कि यू हैव टू रिप्लाई विद इन 10 मिनट्स। अब वो 10 मिनट्स के बाद में आए वापस, तो उन्होंने बोला कि मेरा पेन तो बढ़ गया। अब वो शिकायती अंदाज में, सर ये पेन तो बढ़ गया, कुछ और भी बता दीजिए। तो सर ने कहा मेरे से कि आप इनका पॉइंट जरा चेक कर दो। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन मार्क की निगाह से देखा और मेरे से बड़े थे, तो उन्होंने कहा कि हम ही ठीक कर दें, हमें कर दीजिए। तो उन्होंने सारे पॉइंट टटोल डाले, ठीक भी किया जो कुछ हो सकता था। फिर 5 मिनट बाद बोला क्या हाल है, बोले सर वो तो वैसे ही, भारीपन नहीं गया, बाकी तो सब में आराम है, भारीपन नहीं जा रहा,
पेन और भारीपन। तो सर ने मेरे से कहा क्या आपने पॉइंट चेक किया? मैंने कहा सर नहीं वो आपने किया। बोला मैंने तो तुमसे कहा था। तो मैं कुछ नहीं बोली। उन्होंने कहा नहीं सर हमने कहा कि लाओ हम कर देते। उन्होंने बोला नहीं, जिसको मैं कहूँ उतना ही वो करे। तो सर ने मुझे बोला तो मैंने बाकी पॉइंट ली, जो कि सर ने गाइड किया था कि ऐसे जब भी बोले तो ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो मैंने SI 3 UB 62 पे जैसे ही हाथ लगाया तो उन्होंने कहा अर्चना जी ये मैंने ऑलरेडी टिक कर दिया है। फिर भी मैं इग्नोर करके उनको, क्योंकि सर की बात ज्यादा हमें माननी थी, तो वो पॉइंट मैंने लिया और ले करके उसको ठीक करके फिर से लगा दिया। और मैं ठीक कर ही रही थी, करते करते उनका दर्द और भारीपन गायब हो गया। तो वो कहने लगे सर ये तो ठीक हो गया। तो सर ने मेरे से और उनसे दोनों से एक सवाल किया। पहले उनसे सवाल किया कि आपने क्या किया था जो आराम नहीं मिला? उनका सर पता नहीं। तो बोला अर्चना जी ने क्या किया, आपने उनको देखा, वॉच किया? बोला हाँ सर देखा। तो बोले देखा या समझा? बोला समझा नहीं देखा है। उन्होंने भी SI 3 UB 62 को उठाया और उसी जगह पे लगा दिया। और ये हम में से बहुतों की कंप्लेन होती है कि अगर पॉइंट चेक कराने जाओ तो बंदा उसी को उठा के वहीं फिर लगा देता है, कहता वो गलत था हम सही था। अब इसका कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ मैं। वो था एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल होती है, उसके पॉइंट होते उसमें लेफ्ट और राइट चलता है। उसमें लगाने का सीक्वेंस होता है कि आप जब लगाएंगे तो मेल है तो पहले लेफ्ट का पॉइंट लगाएंगे फिर राइट का पॉइंट लगाएंगे। और जब उसको रिमूव करेंगे 12 घंटे 14 घंटे बाद, जब भी रिमूव करना है आपको 6 घंटे बाद, तो पहले निकालेंगे सेकंड नंबर वाला, उसके बाद निकालेंगे 1 नंबर। उन्होंने क्या किया था पॉइंट लगाने में, पॉइंट लगाते लगाते बाकी पॉइंट के साथ भी उन दोनों को लगा दिया था, जिससे उनका जो रिस्पॉन्स था वो नेग्लिजिबल हो गया, न्यूट्रल हो गया। और जब उसको निकाल के ठीक भी किया तो उन्होंने पहले पहले वाले को निकाला फिर दूसरे दूसरे को, मतलब उसका सीक्वेंस चेंज कर दिया। तो उनका रिजल्ट जो था वो न्यूट्रल था। मुझे जब कहा गया देखने को तो मैं चूंकि सर के साथ रहती थी, उनको समझती भी थी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जब मैंने फॉलो किया तो जैसे ही छुआ वैसे ही ठीक हो गया। तो यही बातें आपको बता रही हूँ कि जो जो पॉइंट आपको इसमें मिले उतना अगर करेंगे तो आप सक्सेस पा जाएंगे। और अगर आप उसमें सोचेंगे कि नहीं हम ये भी कर लें, हम ये भी कर लें, हम ये तो कर ही दें, उसमें परेशान हो जाते हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग का हिस्सा बन जाते हैं और कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कभी कभी कहना अच्छा भी होता है उनकी भलाई के लिए, कि अधजल गगरी छलकत जाय हो जाता है, कि वो कुछ ज्यादा ही करने लग जाते हैं, कुछ जानबूझ करके करते हैं कि अरे वो तो बताया है तो बताया कि 4 पॉइंट और कर लेते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि इसमें कई सारे लॉस चलते हैं, कौन सा पॉइंट किस पॉइंट को जाके सिलेक्ट कराएगा, आपको पूरे पॉइंट को काट के रख देगा, ये आप नहीं समझते। लेकिन क्या होता है, चलो ये पॉइंट एक्स्ट्रा है ना, चलो इसको कहीं ना कहीं तो सेट कर ही देते हैं, सेट कर दिया। ये बहुत गलत काम है, इससे बचिएगा आप लोग। जो नए हैं वो तो नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे पुराने साथी होते हैं ये काम करते हैं वो ना करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका नुकसान होगा। ठीक है, अच्छा तो ये चीजें हो गई, ये आपने देख लिया। और इसके साथ ही ब्रेक का टाइम भी चला है तो मैं आगे बढ़ती हूँ। उसके पहले एक ब्रेक ले लेती हूँ और एक आपको पहले ब्रेक ले लेती हूँ, उसके बाद आपको कुछ चीजें बताऊंगी। अभी हम सब बात कर रहे थे इसके स्लाइड में कि क्यों हम अपने हथेली पर ट्रीटमेंट करेंगे। तो उसका मैंने रीजन आपको बता दिया कि देखिए ये आपकी जो हथेली है वो बॉडी के जैसी है, इसलिए उसका हम इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं। अब दूसरा एक और सवाल आया, अब वो सवाल ये था कि फिर ये अंगूठा इधर है तो ऐसे कैसे होगा। तो उसके लिए मैंने आपको ये पिक्चर दिखा दिया कि ये आप देख लीजिए कि अगर हम इसको ऐसा कर देते तो अपना काम बन जाता। इमेजिन कर लेते, किसी को हमको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है कि सर्जरी करा के उसको रिप्लेस करना है, इमेजिन करना है।
तो आप क्या करेंगे कि इसको इमेजिन करें कि ये ऐसा होता तो ऐसा ऐसा रहता। तो जितना थंब का चीज है वो आपको थंब के एरिया में यहाँ पे करना है। अब बाकी जितना पोर्शन एब्डोमेन का है वो क्लियर कट आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी उसी का है, ये फ्रंट है और ये बैक है। तो बैक में देखें, इसको मैं बार बार क्लियर करती रहूंगी। तो यहाँ पर देखिए, ये सामने अपर पोर्शन में ये तो आपका पूरा आ गया फेस का रीजन, यहाँ आपका ये थ्रोट आ गया, नीचे फिर आपका लंग्स, हार्ट, ये सब आ गया। ये पिक्चर में आप आराम से देख लीजिए, आपके पास भी PDF है। और ये बैक का हो गया। तो बैक में ये आपका आ गया, पीछे नेक में सर्वाइकल रीजन का, फिर चेस्ट रीजन तक का आपको रिब्स या स्पाइन यहाँ मिलेगी, बाकी उसके नीचे का इधर मिल जाएगा। अब आ गए हम एक्चुअल अपने प्रैक्टिकल पर। अब हम आ गए प्रैक्टिकल पर, और प्रैक्टिकल में देखें, अब इसी को गौर से देखना है। जितने भी हमारे पुराने साथी हैं, वो जो नए हैं, वो इस पिक्चर को बहुत गौर से देखना है। क्या करना है, सबसे पहले ये जो आपका थंब का अपर पोर्शन है, ये यहाँ से और टॉप तक आपको एक पेंसिल लेकर के, पेन लेकर के, और एक लाइन खींचनी है। ये जो है यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचनी है अगर एक्यूरेसी चाहते हैं। आज के बाद जो पॉइंट आप लगा देंगे वो रामबाण हो जाएगा। तो एक बिल्कुल स्ट्रेट से ये डॉट लाइन बनाई हमने। फिर क्या किया, साइड से बनाया बिल्कुल लास्ट में, या इमेजिन कर लिया, दोनों एक ही बात है। और फिर इन दोनों के बीच से एक लाइन ले गए, ये। तो इस तरीके से वर्टिकली आपको करना है डिवाइड। इसके बाद एकदम सेंट्रल पार्ट से एक लाइन आप डिवाइड करेंगे। ये जो लाइन आप डिवाइड करेंगे, इसके ऊपर देख लीजिए और काउंट कर लीजिए कितनी लाइन से ये ज्वाइंट है आपका। 1 2 3 4 5 6 और 7 8, तो ये आपका हो गया। इतनी लाइंस आपको इक्वली डिवाइड करनी है। और अब देखिए, जो यहाँ का सेकंड लाइन होगा, उसमें इन दोनों लाइन के बीच में लिप्स आ जाएगा, और जो आपका उसके बाद की लाइन होगी, वहां नोज का टिप का पोर्शन, और ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। और फिर ये जो बाकी ऊपर का हिस्सा है, ये आपका ब्रेन है। ये घर में जा करके, या जब ये पूरा 7 डेज हो जाए तब, या अभी जब भी आपका मन करे, इसकी प्रैक्टिस आप अपने हाथ में इसी तरीके से बना के, चाहे पुराने साथी हों चाहे नए, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, अपनी ईगो पे मत लीजिएगा कि जी हमें तो आता है तो भी और आ जाएगा, हम सब भी तो सीखते हैं, तभी तो सिखा रहे हैं आपको। तो इस तरीके से जब आप बना लेंगे, तो आपके पॉइंट कभी भी, एक सुई भी वहां पे डालेंगे तो एकदम एक्यूरेट लगेगी जाके। ठीक है, तो ये है ब्रेन का। तो ये देखिए ब्रेन का हिस्सा कहाँ पर आएगा, यहाँ से जो हमने डिवाइड किया है 1 2 3 4 5, तो 5 से लेकर के 6 7 तक, पूरा 8 तक ये हिस्सा सामने का आता है। इसी तरीके से 7 ही हमने डिवाइड कर लिया है। अब उसमें देखिए, ये यहाँ से ये हिस्सा साइनस का भी बना लेंगे आप। अब यहाँ जो छोटे छोटे पॉइंट आते हैं, जब मेरिडियन का दिखाऊंगी ना, मेरिडियन जो सिर के हिस्से में होती हैं, चेहरे पे होती हैं, उनको देख के बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। इसी एरिया में 75 पॉइंट होंगे, कम से कम 75, जिसको देख के लोगों का चक्कर आता है, लेकिन जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। तो इस तरीके से आप साइनस का ड्रॉ कर सकते हैं कि साइनस का पेशेंट आ गया, इजिली आप यहाँ पे मैग्नेट या मेथी लगा के ट्रीट कर सकते हैं। और चालू काम वाले क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरी मेथी भर देंगे
और लगा देंगे। तो कहीं पर भी देखिए हर जगह कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बचाने का, जबरदस्ती ओवर यूज नहीं कि 1 CFL से काम चलता है तो 10 CFL जला के क्यों एनर्जी को हम खर्च कर रहे हैं। यू हैव टू कंजर्व एवरीथिंग। तो यहाँ भी वो लागू होना चाहिए। एक मैग्नेट से काम चलना है, केवल हमारा फ्रंटल साइनस अफेक्टेड है तो केवल फ्रंटल साइनस के पॉइंट पर हम एक येलो मैग्नेट लगा करके ही क्योर करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। अगर हमारा मैक्सिलरी साइनस है, इथमॉइड है, स्फेनॉइड है, कोई भी है, तो एक चुन लें जगह और केवल उतना ही ट्रीटमेंट करके फुर्सत हो जाए। ऐसे ही आप देखिए बना पाएंगे टंग का। जीभ में सूजन है, छाले हैं, कोई परेशानी है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्या करेंगे, अप्लाइड पार्ट बताऊंगी आपको इसके बाद। और ये थ्रोट का हो गया, तो इस तरीके से कर लेंगे तो बड़ा एरिया आकर के थ्रोट हो गया। ईयर की बात करें तो ईयर कहाँ आता है, तो आप देखें नोज है, आईज है, ये देखिए नोज और ये आई, इसके बीच में ये आता है। तो आप इसको यहाँ पे साइड में, बिल्कुल न फ्रंट में है न बैक में है, सेंटर में है, तो आप भी इसको इसी तरीके से इमेजिन करेंगे। इससे आपकी कान की लंबाई का भी रेशियो और लेफ्ट राइट किधर फैलना है वो भी आपका बिल्कुल बिल्कुल एकदम एक्यूरेट होगा, कहीं भी ये कम और ज्यादा नहीं होगा। तो जब भी आप इस हिस्से पर कोई चीज करने जा रहे हैं थंब पर, तो इस बात का हमेशा आप ख्याल रखेंगे, इसको फॉलो करेंगे तो आपके पॉइंट जो हमारे नए हैं वो तो अभी से ही बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, और जो पुराने हैं उनमें भी मेरा ऐसा मानना है कि काफी ज्यादा परफेक्टनेस इसके बाद में आएगी। इसी तरीके से देखिए ट्रैकिया है, तो एकदम मिलीमीटर का परफेक्टनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हाँ ठीक है लगा दिया तो लग गया, नहीं। ये सब इजीली अवेलेबल आपके नेट में है, वहीं से मैं भी निकालती हूँ चीज़ों को सर्च कर करके, आप भी वहीं से देख सकते हैं। मैं ये नहीं दावा कर रही हूँ कि ये मैंने खुद से बनाया है, मैं भी ढूंढती रहती हूँ आपके लिए। तो ये देखिए ट्रैकिया हो गया, ट्रैकियम प्रॉब्लम है उसका करस्पॉन्डेंस है। ऐसे ही लैरिंग्स में प्रॉब्लम है तो क्या है, ये थायराइड ग्लैंड, ये आ गई पूरी। अब ये देखिए इसोफेगस बनाया है, इसोफेगस यहाँ से पूरा नीचे जा रही, तो ऐसे पूरा ड्राइंग ऐसे आप भी थोड़ा खींचिए अपने हाथ में परफेक्टनेस के लिए। और ये देखिए ये आपका थाइमस है, तो यहाँ ये ड्राइंग बनाई, ऊपर ले गए, ये थाइमस बना दिया छोटा सा। ये आपका लंग्स हो गया, ब्रोंकाई वगैरह हो गए। तो अगर आप इसको ही फॉलो कर लेते हैं, मान लीजिए आप नए हैं, आपको मेरिडियन का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, या और कोई बात है आपको पूरा नहीं समझ में आया जितना समझना चाहिए था, तो देयर इज नो नीड टू वरी एट ऑल। अगर आप केवल इसी को समझ जाते हैं, इस पर ही ट्रीटमेंट कर लेते हैं, तो भी आप काफी हिस्सा कवर कर लेंगे। हार्ट देखिए, अच्छा लंग्स देखिए आप पहले स्लाइड में, ये है ये लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में हार्ट होता है। कितना बड़ा हार्ट बनाना है, जब हम सब प्रैक्टिकल के लिए किसी को बोलते थे तो वो क्या करते थे कि किसी का हार्ट बहुत बड़ा सा बना लेते थे अपने हाथ में, कोई छोटा सा पिचका सा बना लेता था। इसका रेशियो किसी को पता नहीं होता था। आज मैं आपको वो रेशियो यहाँ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्या है वो रेशियो, देखिए दोनों लंग्स के बीच में हार्ट है, और हार्ट की साइज क्या होती है पता है आपको? हार्ट की साइज को क्या कहा जाता है, कितना बड़ा होता है? हार्ट की साइज को बोलते हैं कि आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। अब मुट्ठी किसको कहते हैं? मुट्ठी माने आपकी हथेली का हाफ, ये आपकी हथेली है, आधा कर लिया, ये मुट्ठी बन गया, थोड़ा सा बड़ा। हाफ का मतलब तो बिल्कुल ये हुआ यहाँ तक टच कराना, उससे थोड़ा सा पहले ही, इसको मुट्ठी कहते हैं, फिस्ट। आपकी हथेली कितनी बड़ी, मुट्ठी के बराबर। अब ये हिस्सा समझिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा आपको। ये हथेली में ये जो हिस्सा है, अगर हम इसमें ढूंढे तो कहाँ मिलेगा? ये हमारा क्या है पूरा, ये जो पूरा हमारा ये बाह है, ये हमारा उंगली में आता है ना,
और अब अगर हम इस हिस्से की बात करें तो ये हिस्सा कहाँ है, ये पहला, मैं पिक्चर में दिखा देती हूँ, वो ज्यादा क्लियर होगा आपको। हाँ ये देखिए, ये है ना, ये आपके आर्म हो गए, ये आपका पूरा लेग था। तो हथेली आपकी कहाँ आई, तो हथेली आप देख रहे हैं कि यहाँ आई, यानी जो ये पहला फेलेंस है वो हथेली है। मैंने कहा हार्ट आपका मुट्ठी है, यानी यू हैव टू जस्ट हाफ ऑफ दिस एरिया, यानी पहले एरिया का आधा कर लीजिए। इतना बड़ा हार्ट आपका, आपकी हथेली के हिसाब से किसी का बड़ा छोटा जो बनता है, तो कैसे बनता है वो ये रीजन है। तो आप इतना बड़ा ले करके आइए और प्लॉट कर दीजिए इस दो लंग्स के बीच में। यहाँ नीचे पिक्चर दिख रहा है, पीडीएफ देखिए, यहाँ पर आप हार्ट को प्लॉट कर दीजिए। ये देखिए ये प्लॉट हो गया। तो ये सारी रेशियो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। अगर आपने सही सही लगा दिया तो आप हार्ट अटैक जैसी परेशानियों को भी इमीडिएट उसी समय कंट्रोल कर सकते हैं, इमीडिएट। अब देखिए ये स्टमक है, तो इसकी भी लोकेशन आपको अगर क्लियर है तो फिर आपका सब कुछ क्लियर है। तो ये देखिए आपका स्टमक आ गया बिल्कुल सेंटर में, ये आपका लिवर आ गया। लिवर कुछ लोग छोटा सा बना के बड़ा सा बनाते हैं, नहीं, ये लोग ये एरिया रेशियो आपको ध्यान देना है। ये लिवर हो गया, ये हो गया गॉल ब्लैडर। इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ये पेंक्रियास, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता देती हूँ तरीका। उसका तरीका ये है कि अभी आपके पास प्रैक्टिकल का बहुत टाइम है, इसीलिए मैं रिलैक्स होकर आराम से पढ़ाती हूँ कि हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, कहाँ जाना है, लॉकडाउन तो है, सब बैठे तो हैं घर में, तो जल्दी नहीं करना है, हमें आराम से चीजों को समझाना है, ना कि खाना पूरी करके टाइम पास करना है। हमें समझाना है आपको। अगर आपने किसी भी एक व्यक्ति को जीवन दान दे दिया, किसी एक व्यक्ति के काम में आ गए, तो आपका मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो गया। आप कुछ भी नहीं सीख पाए, कुछ भी नहीं, आवाज भी नहीं आई, रिकॉर्डिंग भी नहीं मिली, पीडीएफ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। इसको केवल समझ के एक को ठीक कर दिया तो समझिए सब ठीक हो गया, मेरा ऐसा मानना है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए, समझने की कोशिश करते रहिए, और जब ये लेक्चर खत्म हो जाएंगे और उसके बाद जब हम मिलेंगे आपसे, तो उसमें हम क्या करेंगे कि प्रैक्टिकल आपको समझाएंगे, आपसे ड्रॉ करवाएंगे, ड्रॉ करवा के आप ग्रुप में भेजेंगे और हम उसको ठीक करके आपको समझाएंगे कि आपने नहीं, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे बनाइए। तो जो आप लोग थोड़ा सा क्यूरियस थे कि इसमें प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है, तो वो भी बहुत आसानी से हो जाएगा, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको भी देख सकते हैं, ऐसे रेशियो फिक्स करके कैसे रखेंगे। ये चेस्ट रीजन हो गया, यहाँ से और यहाँ तक की मेजरमेंट देखिए। उसी तरीके से ये डायफ्राम हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का ये आपको डिवाइड करना है। अब डिवाइड करके जो भी पॉइंट या जो भी ऑर्गन प्लेस करना चाहते होंगे, आराम से आप कर पाएंगे। तो कोई भी ऑर्गन और एक एक पॉइंट, जब मैं बताऊंगी कि ये पॉइंट यहाँ से इतने फिंगर की दूरी पर है, फिर नीचे इतने पर है, तो आप यहाँ भी आराम से उसको मेजरमेंट करके और यहीं सीधे पहुंच करके लगा सकते हैं। जैसे कल मैं आपको लंग्स का एग्जांपल दे रही थी कि यहाँ पर आपके सपोज करिए कोई फोड़ा फुंसी कुछ हो गया, दरवाजे में दब गई, चोट है। इंजरी में कौन सी एनर्जी बड़ी होती है, तो आपने सीखा था कि यहाँ पर एनर्जी बढ़ जाती है, तो दूसरी जगह पे घट गई, तो यहाँ पे आप दबा करके ठीक कर सकते। अब यहाँ कैसे दबाएं, तो उसी की जगह पे अब आपको एक नई जगह मिल गई कि आप इस यहाँ पर, ये जो सामने दिख रहा है, यहाँ भी अगर आप दबाएंगे तो वहीं पे दबाव पड़ेगा जो हिस्सा यहाँ आता है, और सेम इफेक्ट भी आएगा। तो ये प्रॉब्लम आपकी पूरी तरीके से यहाँ सॉल्व हो जाती है। इसी तरीके से बैक रीजन में आपकी किडनी है, लेकिन आपको बॉडी में भी एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए। जितना एग्जैक्टनेस आपको होगा
उतना बढ़िया आप करेस्पॉन्डेंस पकड़ पाएंगे, नहीं तो फिर फेल होने की संभावना होगी। ये जो दो किडनीज होती हैं आपके बॉडी में, अगर आप इसको मेजर करना चाहते हैं तो ये जो आपकी एल्बो होती है ना, इसको हाफ बेंड अगर कर लें अपने आर्म्स को, तो जहां पर एल्बो का एंड आता है उसी से बैक में जा करके ये आपको दो किडनीज मिल जाती, इजीली मिल जाती। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे इमेजिन कर लीजिए। तो जब यहाँ नीचे से मूव करेंगे आप ऊपर की तरफ, तो और अगर ऐसे हम एनाटॉमिकली बात करें तो जो आपका थोरेसिक का 12 नंबर है, वहां से लेकर के नंबर 3 तक ये इनकी लंबाई है। अगर एक्चुअल लेंथ और विड्थ की बात करें तो 11 to 13 सेंटीमीटर इनकी लंबाई है, 5 to 6 सेंटीमीटर इनकी चौड़ाई है एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इनकी मोटाई होती है। तो उसके रेशियो के हिसाब से भी ये भी हमारी हथेली के बराबर हो गई इस तरीके से। तो सेम ऐसा ही आपको इमेजिन करना है हाथ का, और उतना ही ले जाके वहीं पे प्लेस करना है आपके बैक साइड ऑफ पाम हैंड में। बैक साइड ऑफ हैंड में कहाँ पर कैसे प्लेस करना है, तो आपको मैंने बताया कि जो आपका 12 नंबर की रिब्स है, 12 नंबर कैसे इमेजिन करेंगे, तो बहुत आसान तरीका है। यहाँ से आप ये जो दो दिख रहे हैं हिप रीजन एक तरीके का, यहाँ से आप ये जो आप थंब देख, ये आगे का हिस्सा देख रहे हैं मेरा पहला नकल, यहाँ से यहाँ तक इस नकल को ले जाएं। इट इज वेरी सिंपल टू लोकेट, इतना आसान तो आपको मिल ही नहीं सकता। जैसे आपने ये देखा ना ऊपर का ये हथेली का पहला हिस्सा, ये उंगली का ये हथेली हो गई। यहाँ से आप क्या करें, ये पकड़े और ये जो दोनों बीच का जंक्शन है यहाँ से ऐसे टच कर दें। अब जहाँ ये आ रही वहीं पे दोनों किडनी बना दीजिए, ये बन जाएगी। बाकी परेशान मत होइए कि जिससे बन जाए वो भी बढ़िया, जिससे ना बने और बढ़िया, क्योंकि हम सब इसको बाद में क्लियर करने ही वाले हैं। तो हाथ में भी ऐसे हो सकता है, पैर में भी हो सकता है। अब छोटी छोटी चीजों को बारीकी से देखने के लिए चलते हैं। ये देखिए, इस हिस्से में मान लीजिए परेशानी हो रही है आपके, इतने हिस्से में, और एग्जैक्ट आपको वहां तक पहुंचना है। कैसे पहुंचे, डिवाइड का रूल करिए। सबसे पहले देखिए ये बीच से डिवाइड किया हमने, अब फिर एक और डिवाइड कर लिया। अब ऊपर गए, एकदम प्रिसाइज लोकेशन पे जानी है, तो फिर से इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया और डिवाइड करके नीचे आए। पूरे को, पूरे थंब को के इस हिस्से को दो पार्ट में पहले डिवाइड किया, फिर एक एक पार्ट के दो हिस्से डिवाइड कर लिए, और जहां पे आपको पहुंचना है एग्जैक्ट वहां पे पहुंच गए। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको, जरूरी नहीं है कि ये आप पेन लेकर के करें, पेंसिल लेकर के करें। नए हैं तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका ये इमेजिनरी आंखों से कर सकते हैं, या उंगली चला करके कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ इतना हो गया, फिर ये आधा हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, ये पॉइंट है। अब फिर वो जो मैंने प्रोब दिखाया था, जैसे उस प्रोब को आप यहाँ पे टच करेंगे वो पेशेंट उछल जाएगा, इतना पेन होता होगा। एग्जैक्ट जैसे पहुंचेंगे सेंटर में इधर उधर डाइवर्ट हो जाएंगे तो आपको पेन नहीं मिलेगा उतना ज्यादा। बाकी इसको कैसे प्रेस करके चलाना है वो तरीका भी आपको मैं सिखाऊंगी। इसी तरीके से किसी भी हिस्से में आपके तकलीफ है तो आप उसके लोकेशन को इसी प्रकार से देखते जाएंगे और करते जाएंगे। आई थिंक इट इज क्लियर, बट डिवाइड का रूल आपको याद रखना है। साइड में पेन हो रहा है, कान में हो रहा है, यहाँ पर कैसे करें, कहाँ है कान, फिर वैसे ही थंब को पूरा अपना डिवाइड कर लेंगे। आईज और ये लिप्स के बीच में नोज का हिस्सा आ रहा है, नोज से लेकर के और आईज तक के बीच में आपको ईयर्स आते हैं बिल्कुल साइड में। तो वैसे ही आपके बिल्कुल इस तरीके से प्लॉट कर लीजिएगा, छोटा सा बना लीजिएगा। और वैसे भी अगर नोज आप देखना चाहें तो ये आपको थंब में सबसे प्रोमिनेंट हिस्से के रूप में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये आ गया, यहाँ साइड में ईयर ले लिया,
राइट है कि लेफ्ट है, वो देख करके ऐसे देखना है, थंब को हमेशा ऐसे सामने रखना है। मान लीजिए मेरे इस तरफ के ईयर में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम ये सामने ले आएंगे आम, और इधर ये हमारा हो गया इस साइड का ईयर, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट देंगे। और अगर हमारे इस तरफ इस ईयर में है तो हम इसी तरफ आएंगे और यहाँ पर करेंगे। ऐसे ही ये है, अगर हम इसमें कर रहे हैं तो देखिए ये हिस्सा हमारा कहाँ है, अगर इसको साइड में यूं रख लें, इमेजिन कर लें, तो ये हिस्सा हमारा इधर है और ये हमारा ये हिस्सा इधर है, साइड साइड में दोनों। तो इस तरफ की प्रॉब्लम के लिए ये पार्ट लेंगे और इधर में हम ये पार्ट लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये है आपके थ्रोट की प्रॉब्लम, पैराथायरॉइड की प्रॉब्लम अगर है तो इसके लिए भी आप सेम इसी तरीके से यहाँ जा करके कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, और रिजल्ट मार्वेलस हैं अगर सही आप रास्ते पर पहुंच गए तो। नेक्स्ट, ये लंग्स का मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, इसको भी बिल्कुल वैसे ही देखना है। देखिए मान लीजिए आपके चेस्ट में यहाँ पर कोई बॉयल निकल आया, जहां मैंने आपको ये लेजर से दिखाया है, यहाँ पर एक बॉयल आ गया। अब यहाँ एनर्जी ज्यादा हो गई है ना, तो इसके आखिरी पॉइंट पर LU11 ये लंग्स का पहला पॉइंट दिखा रहा है। तो अगर हम इसको मान लें कि 1 नंबर है, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके आखिरी नंबर पे कमी आई होगी। तो या तो एक ऑप्शन है कि यहाँ पर हम एक सफेद मैग्नेट डालें और इस सफेद मैग्नेट से ये ठीक हो जाए। दूसरा तरीका होता है कि हम उसी जगह पर भी करके ठीक कर सकते हैं। जहाँ एनर्जी ज्यादा है या तो उसको कम कर दें, और या तो जो कमजोर है उसको उठा दें। तो कमजोर को उठाने के लिए तो यहाँ पे हो गया, लेकिन अगर आपका मन करे हम डायरेक्ट वहीं से कर लें, क्योंकि एक लॉन्ग रूट अपनाना एक डायरेक्ट में दोनों में अंतर होता है। तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ये भी बहुत आसान है डायरेक्ट करना। कैसे करेंगे, तो ये हिस्से को ले करके हथेली पे आ गए हम, हथेली पे ये पोजीशन आ गई आपकी, यहाँ पे सिंपल प्रोब से चेक किया, हाथ से उंगली से चेक कर लेते हैं और ऐसे दबा ही लिया। अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है, कलर नहीं है, मेथे कुछ भी नहीं, नए नए आप सीख रहे हैं, तो उंगली तो है ना, उंगली तो कहीं नहीं गई ना, तो आप फिंगर से अपने सिंपल ऐसे प्रेस कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट इसलिए यूज किए जाते हैं कि कितनी देर तक हम अपने फिंगर को दुखाएंगे, तो उसकी जगह पे मैग्नेट या कुछ लगा लिया, वो अपना पड़ा हुआ है। मैग्नेट और सीड्स में फर्क क्या है कि मैग्नेट अगर आप लगाते हैं तो लगा के फ्री हो जाइए, फिर आपको जरूरत नहीं होती कि बार बार उसको प्रेस करना या क्या करना है। मेथी या कोई सीड और भी लगाते हैं, उसको थोड़ी थोड़ी देर में प्रेस करना होता है, या तो बहुत टाइट ऑलरेडी लगी हो, तो हर जगह टाइट नहीं लग सकती, फिंगर को टाइट कर सकते हैं लेकिन आप यहाँ पर टाइट नहीं कर सकते बहुत, है ना। तो ये चीजें बस थोड़ा सा होती हैं। नेक्स्ट, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ये आपका हो गया स्पाइन का पार्ट, ये देखिए ये डायफ्राम हो गया। यहाँ पर ये है आपका स्कैपुला, शोल्डर ब्लेड। ये जो शोल्डर ब्लेड है आपका दोनों तरफ हो गया। अब आपको शोल्डर ब्लेड में कोई पेन है, कोई तकलीफ है, कुछ भी है, अब आप इसको ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, क्या करेंगे, ये नेक के ऊपर का हिस्सा, ये हमारा तो थंब हो गया, ये समझ रहे हैं, ये जो थंब का ऊपर वाला हिस्सा था वो तो हमारा ये खोपड़ी हो गई हेड, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सर्वाइकल शुरू होती है यहाँ फर्स्ट जॉइंट से नीचे, तो हम भी फर्स्ट जॉइंट से नीचे आ गए, ये सर्वाइकल हो गया। अब सर्वाइकल से नीचे आए तो डायफ्राम तक का हिस्सा हमारा पूरा नीचे तक का ये हो गया, और इसी के साइड में जो खाली जगह है ये है हमारी शोल्डर ब्लेड। तो अगर शोल्डर ब्लेड में कोई तकलीफ हो रही है, कोई पेन है, तो यहाँ पर करेंगे।
लेकिन इधर का कैसे करें? तो इधर के लिए आप इधर आ जाइए, दोनों थंब को हम अगर ज्वाइन कर दें, जोड़ दें, तो दोनों तरफ आ जाएगी ना, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। ऐसे ही पैर में भी करना चाहें तो थंब के एक साइड में जो थंब जो आपके बिग टो और फर्स्ट टो के बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है, उस हिस्से में शोल्डर ब्लेड का करस्पॉन्डेंस आप देख सकते हैं। अगर आपने इसको क्लियरली विजुअलाइज कर लिया तो आपको पॉइंट लगाने में महारत सिद्ध हो जाएगी। आप टच करेंगे और फिर मैजिक होंगे आपके हाथों से। नेक्स्ट आती हूँ मैं। ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एग्जैक्टनेस के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, तो इसको बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये मैंने आपको कल चीजें बताई थी। ये बताया था कि ऑर्गन तक पहुंचने का रास्ता, रूट होती है, और ये जो हमारे रास्ते होते हैं ये ऑर्गन के हिसाब से हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि होते तो बहुत से हैं, हमें ऑर्गन तक पहुंचना है केवल, तो हम उतना ही पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ तो आगे होते हैं जो यिन मेरिडियन से, यिन ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं। कुछ होते हैं जो आपके यांग ऑर्गन होते हैं, उनके वाले पीछे होते हैं, और कुछ मेरिडियन ऐसी होती हैं जो थोड़ा साइड से भी घूम जाती हैं। तो ये पूरी बॉडी पर इस तरीके से होती है। इसको फिर एक बार बताऊंगी मैं। अभी इसके लिए मैंने कहा ना कि डो तैयार हो रहा है सेट होने के लिए, उसके बाद स्टफिंग आप डाल के बताऊंगी आगे। अभी स्टफिंग का मटेरियल तैयार हो रहा आपका। तो ये हो गया। अब इसी को, फ्रंट वाले को, अगर आपको बॉडी में करना हो, रिप्लेस करना हो, इस पूरी बॉडी को उठा के इसमें फिट कर दीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात? तो कहाँ तक कर पाएंगे? ये इतना कर पाएंगे हम, आधा, ये पूरा यहाँ तक इतना, क्योंकि ये थम तो पूरा मान लीजिए आ गया आपका, लेकिन हम इसको भी आधा ही लेंगे। ये यहाँ तक का हमने लिया, ये आधा, फिर ये हाफ किया, उसको हमने हाफ कर दिया यहाँ तक, तो ये हाफ कहाँ तक आया? यहाँ तक आया। ठीक। अब इसके बाद यहाँ से हम आएंगे बिल्कुल नीचे यहाँ तक, ऐसे ही हम यहाँ से आएंगे बिल्कुल नीचे यहाँ तक। ये जो आप जेनाइटल ऑर्गन देख रहे हैं, ये कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। ठीक। अब हमने इसके इस तरफ को नहीं टच किया, एक तरफ को ये टच कर लिया, ये पूरा हाथ का और पैर का, ये ऐसे ही हमने इधर से एक साइड का पूरा ये हिस्सा कवर कर लिया। ये अब दूसरे को क्यों नहीं कवर किया? इसलिए कवर नहीं किया, ये दूसरा थोड़ा दूर का पड़ जाएगा। एक होता है घर के अंदर का मेंबर, एक होता थोड़ा दूर का, तो दूसरे वाले जो हमारी ये फिंगर है दोनों, वो दूर की पड़ जाएगी। इसलिए हम सेम करिस्पॉन्डेंस दूसरे हाथ में ले लेंगे। मान लीजिए हमें इधर का लेना है, तो हम यहाँ दूसरा हाथ लेंगे, दूसरे हाथ में थंब और ये आपका इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, इन दोनों को हम आराम से ले लेंगे। ठीक। अगर आप चाहे तो मान लीजिए आपको ये आपका हो गया, ये इनसाइड ऑफ हैंड, ये यांग हो गया। मान लीजिए आपको इस पहली उंगली में ट्रीटमेंट करना है किसी मेरिडियन का, लंग्स मेरिडियन यहाँ जा रही है बाहर, यहाँ, और यहाँ इधर बाहर जा रही है। मान लीजिए किसी कारणवश कोई परेशानी, आपको यहाँ पे पॉइंट लगाना है, लेकिन यहाँ आपकी उंगली इंजर्ड हो गई, चोट लग गई, उंगली कट गई, या एक्सीडेंटली उंगली आपकी है ही नहीं, यहाँ पे किसी एक्सीडेंट में कट हो गई है, तो क्या अब हम एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट उस व्यक्ति को नहीं देंगे? देंगे। कैसे देंगे? इसका सब्स्टिट्यूट कहाँ मिलेगा? अब तो सोच में पड़ गए।
फर्स्ट फिंगर हमारी क्या है, सेम हैंड है। मिडिल फिंगर हमारी क्या है, सेम लेग है। तो ये क्या है, रिंग फिंगर, अपोजिट लेग अपोजिट हैंड। समझ गए दोनों में। तो मैंने ये आपसे बोला कि मेरे यहाँ इंडेक्स फिंगर में चोट लग गई है और हमको यहाँ हाथ में दर्द होता रहता है, तो हम क्या इलाज करें। तो आपके हिसाब से तो हमको इसी में इलाज करना है, लेकिन ये तो उंगली मेरी है ही नहीं ऑलरेडी, या तो इसमें तो पट्टी बंधी हुई है, चोट लगी है, तो अब हम क्या करें। इसमें कर नहीं सकते क्योंकि ये तो अपोजिट है। तो इसमें तो आ सकते हैं, ये क्या है, ये हमारा सेम हैंड है, ये हमारा सेम लेग है, तो ये हमारा अपोजिट हुआ, ये भी हमारा अपोजिट। तो ये फिंगर हमारी, ये फिंगर हो सकती है, ये दोनों सेम फिंगर है। ठीक, ये सेम फिंगर हो गई। तो फर्स्ट फिंगर और स्मॉल फिंगर सेम सेम हो गई। समझ गए आप। तो अगर इसमें अवेलेबिलिटी ना हो तो स्मॉल फिंगर को पकड़ लीजिए। जैसे इसमें लंग्स बाहर है थंब की साइड टुवर्ड्स थंब, वैसे ही इसमें भी बाहर की तरफ लंग्स की मेरिडियन आ जाएगी। जो पॉइंट यहाँ लगाएंगे वही पॉइंट इसमें भी लग जाएगा। तो ये इसमें होता है, लेकिन हम प्रायोरिटी क्या देते हैं कि लेफ्ट राइट दोनों अलग अलग बांध दीजिए, वो ज्यादा बेटर है। तो फ्रंट में ये आ गया आपका, और बैक में जब ट्रीटमेंट करने जाएंगे आप, तो ये आपके सेम जैसे फ्रंट का बताया मैंने वैसे यहाँ जाएगा। तो ये जितनी मेरिडियन है ये आप अपने हथेली पर इसी प्रकार से देख पाएंगे। अब मैंने बताया था कि जो आपका लंग्स की मेरिडियन है वो चेस्ट से शुरू होकर थंब पे जाके खत्म होती है। तो ये देखिए, ये चेस्ट से शुरू हुई, ऐसे मूव करते हुए हाथ के सामने से, क्योंकि यिन है, ये ऐसे आई और आकर के यहाँ पे फिनिश हो गई। ऐसे ही अगर हम इसको यहाँ देखेंगे तो ये आपका आर्म हो गया, बाह हो गया, ये बाहर का हिस्सा हो गया, जैसे ये बाहर का है वैसे ये भी बाहर का हो गया। तो यहाँ से ये चली, क्योंकि ये नेक के पास ये चेस्ट है, ये नेक है, नेक के पास ये चेस्ट है, ये नेक है, नेक के पास चेस्ट है। तो यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ फिनिश कर देती है अपना रास्ता, है ना सिंपल। और आगे आपको बताऊंगी कि जो ये एल्बो है, वो एल्बो कहाँ है, ये एल्बो है। तो एल्बो के पीछे यहाँ के पॉइंट यहाँ है, यहाँ के पॉइंट कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, और यहाँ के पॉइंट कहाँ आने वाले हैं, ये इस एरिया में मिलेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। अभी आप न्यू जो हैं उनको थोड़ा मुश्किल होगी, तो वो क्या करेंगे कि एक कलरफुल स्केच लेके बैठेंगे। कलरफुल स्केच कोई सा भी, लेकिन बहुत डार्क डीप ना हो कि वो पूरा कलर छोड़ दे अंदर तक। तो जो बच्चों वाली छोटी छोटी पतली वाली पेंसिल जैसी स्केच पेन होती है वो उठाइए। और लंग्स को हमने बताया था कि इसका जो एलिमेंट है वो है मेटल, और कलर क्या है, ब्राउन। तो ब्राउन कलर लीजिए और इस मेरिडियन को यहाँ से यहाँ तक अपने पीडीएफ में ब्राउन कलर से खींच दीजिए। उसके बाद जितनी भी मेरिडियन है जिससे भी संबंधित हैं सबके अपने अपने कलर मैंने आपको बताए थे और नोट भी है उसमें, उसको देख लीजिए पीडीएफ से और वहीं वहीं पर उसको कलर चला दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जैसे यहाँ पे क्लमजी सा आप देख रहे हैं मेरिडियन बहुत सारी हो गई, आप पहचान नहीं पा रहे कौन सी है, तो आपका जब कलर रहेगा ना तो कलर कलर वाला ही आपको दिखाई देगा, बाकी दिखाई ही नहीं देगा। ऐसे ही आगे और पीछे दोनों स्केच से बना बना के 2-4 इसकी फोटोकॉपी निकलवा लीजिए। और जब 2-4 फोटोकॉपी निकलवा लेंगे तो उसका फायदा ये होगा कि थोड़ा सा तो आपका मनी जाएगा, वेस्ट होगा नो डाउट, लेकिन उससे आपका कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर हो जाएगा फॉरएवर। तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। अगेन हमारे 5 मिनट का शॉर्ट ब्रेक का टाइम हो गया है, तो हम छोटा सा लेंगे अपना पॉज और फिर मिलते हैं विद इन 5 मिनट्स। तो हम सब इसकी बात कर रहे थे
मेरिडियन की, कि ये जो आपकी मेरिडियन है इस तरीके से हाथ में प्लॉट हो जाएगी। आप कलरफुल पेंसिल लेकर के बच्चों के जो क्रेयॉन्स वगैरह होते हैं या जो पेंसिल वाली पेंसिल होती है ना कलरफुल, उससे भी कर सकते हैं, या कलरफुल आपकी पेन हो नॉर्मली उससे कर सकते हैं, जेल से, जो भी आपके सुटेबल हो उससे आप कर सकते हैं, वो क्लियर कर देगा। 2-4 बार जहाँ प्रैक्टिस करेंगे वो अपने आप आने लगता है। और इतनी ज्यादा आप ये सोच रहे होंगे इतने सारे पॉइंट्स कैसे क्या करेंगे, इतने पॉइंट रखने भी नहीं पड़ते हैं। आपको बहुत लिमिटेड पॉइंट के बारे में ही बताऊंगी जिससे आपका काम आसानी से चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ये इस तरीके से पूरी मेरिडियंस आप देख रहे हैं ना, जो आप बोल रहे थे इधर। अच्छा, ये किस काम में आती होगी दूसरी वाली फिंगर? अगर हम केवल इतना ही कर रहे हैं तो ये किस काम में आती होगी? ये एक और काम में भी आती है। चोट लग गई मान लीजिए, तब तो आती ही है। कभी कभी कोई आपको आएगा ना, उसका ये पूरा हाथ मान लीजिए यहाँ से कटा हुआ है, तब आप क्या करेंगे? तो उस समय आपको ये जो दूसरा अपोजिट वाला होता है, इसमें पूरे चारों में हम सब लगवाते हैं। अगर दोनों ही हाथ ना हो तो क्या करेंगे? तो उसका भी ऑप्शन होता है हमारे पैर में, कि हम पैर में जाके लगाते हैं। अब आप कहें अगर हाथ भी नहीं है पैर भी नहीं है तब हम क्या करें? तो भी ऑप्शन है। मतलब भगवान ने आपको इतना फुल प्रूफ बना के भेजा है कि कहीं से भी कुछ नुकसान नहीं हो सकता। वो भी नहीं है तो आपके पास कान है, कान में आपकी पूरी बॉडी है। अब आप ये मत कहिएगा कि कान भी नहीं है तो हम क्या करें। कान भी अगर नहीं हो आपके तो स्कैल्प तो है, स्कैल्प में आपके पूरे ऑर्गन्स होते हैं। ये जो आपकी आईब्रो होती है ना, आईब्रो की करस्पॉन्डेंस होती है, इसमें पूरे ऑर्गन मिलते हैं। या आपके नोज में पूरे करस्पॉन्डेंस है, या आपके चीक में पूरा करस्पॉन्डेंस होता है। आप ये लेफ्ट और राइट का पूरा, या आपके लिप्स में पूरे करस्पॉन्डेंस पूरी बॉडी का है। इवन जो आपकी ये ब्लैक पोर्शन है आईज में, इसमें पूरी बॉडी का करस्पॉन्डेंस होता है। और ये मार्वेलस है। अभी मैंने लॉकडाउन से पहले बैंगलोर में आई डायग्नोसिस सिखाई थी लोगों को, कि केवल आई को, जैसे टंग पे अभी चली थी ना मेरी, ऐसी वहां पर मैंने फर्स्ट टाइम आई डायग्नोसिस, लोगों की डिमांड थी कि आई पे भी समझाइए, तो वो मैंने समझाया था। 2 डेज की थी, 12 आवर्स की, कि केवल आईज को देख करके कैसे आप डायग्नोस कर सकते हैं। आप कोलेस्ट्रॉल देख सकते हैं, जॉन्डिस वगैरह तो देखते ही हैं, कोलेस्ट्रॉल, अर्थराइटिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, कोई स्टेरॉइड ले रहा है नहीं ले रहा है, माइग्रेन, शोल्डर पेन, ये सब कुछ देख सकते हैं। तो इस पे पूरा करस्पॉन्डेंस दिया गया है, इन सब पे तो दिया ही गया है। अब आप ये मत कहिए कि हमारी तो गर्दन ही नहीं है जी। अब बताइए आप कौन सा करस्पॉन्डेंस लें? तो गर्दन नहीं तो आप ही नहीं, तब तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मतलब कहने का ये है कि इतने सारे ऑप्शंस आपके पास में होते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, इसमें मैंने क्या किया कि ऊपर से नीचे ये 3 इस तरीके से आपको बनाने रहेंगे। ये है आपका ब्रेन का, लंग्स का और हार्ट का मेरिडियन। इसको आपको खाली ऐसे ही अपनी अपनी उंगली में ड्रॉ करके सीखना है। इसका भी टेक्निक होता है। अब वो क्या टेक्निक है? उसकी टेक्निक ये है कि आपकी फिंगर 3D है, घुमा के हर तरफ से देख सकते हैं, लेकिन सामने जो पिक्चर दिख रहा है इसको आप मूव नहीं करा सकते, इसका फ्रंट और बैक ही देख सकते हैं। तो इसमें क्या करना है? इसमें ये करना है कि इसकी एग्जैक्टनेस का ध्यान रखना है। अगर इसको आपने जरा सा भी उंगली मूव कर दी, जैसा कि हम सब करते हैं और खूब पॉइंट गलत करते हैं, तो स्ट्रेट, सबसे पहले बिल्कुल स्ट्रेट नेल का हाफ करके
और वहां से लेकर के आते हैं पूरा नीचे तक, बिल्कुल यहाँ सामने तक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। और फिर जो दूसरी लाइन खींचते हैं, मिस्टेक वहां होती है, सामने वाले में तो हम बच जाते हैं, मुश्किल होती हमें लास्ट में। इसमें भी थोड़ा खींचने में देखिए प्रॉब्लम आई गई, इसमें सही है। तो ऐसा खींचें कि जब आपको दिखाने को कहा जाए, अब आप देखिए आप सही बनाएंगे गलत बनाएंगे, वो जब आप ग्रुप में हमें सेंड करेंगे तो पिक्चर देखते ही पता चल जाएगा। आप 4 किलोमीटर दूर बैठे हो, आप ऑनलाइन में अपने अपने घरों में बैठे, आप अपनी उंगली ऐसे दिखा देंगे दूर से तो पता चल जाएगा कि पॉइंट गलत है कि सही है, मेरिडियन की प्लॉटिंग सही है कि गलत है। आपके दिखाने की जो स्टाइल है उससे पता चल जाएगा। ठीक, तो ये चीजें ना होने पाए इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या करना है, सामने वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं, सामने खिंच जाएगी, इसी को लेकर के पीछे भी मूव करा दीजिए, ये हो गया करेक्ट। अब इसमें कैसे करेंगे, इसकी टेक्निकलिटी समझ लीजिए। जो आपकी फिंगर है, मैं इसको थंब में दिखाऊंगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी ड्रॉ है तो आपको समझ में कम आएगा शायद। पहली लाइन हमने खींची है बिल्कुल स्ट्रेट यहां से नीचे तक ऐसे, तो क्या हो गई ये ब्रेन की हो गई या लिवर की हो गई, स्ट्रेट खींच दी, ठीक ना। अब हम बात कर रहे थे साइड की, तो साइड में ऊपर देखिए ये कर्वेचर है, ये कर्व जहां स्ट्रेट हो रहा है उसी के सामने से खींचेंगे। कितना किनारे जाना है क्या जाना है वो मैं आपको डिस्टेंस बताने के लिए ये सब कर रही हूँ। तो यहाँ हमें जहां ये कर्वेचर है, ये कर्वेचर खत्म होके स्ट्रेट हो गया ना, तो वहां स्ट्रेट से आपको सीधी लाइन खींचनी होती है दोनों तरफ। अब उस मेरिडियन पर पॉइंट आप लगा सकते हो, नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं एकदम ऊपर से थोड़ा आ गए थोड़ा इधर से आ गए तो लोकेशन फर्क हो जाता है। पीछे करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करते हैं, नेल्स पर एक स्ट्रेट लाइन खींचे, फिर दोनों के बीच में, कल मैं नेल का एक पिक्चर आपको बना करके उसमें ड्रॉ करके वो दिखा दूंगी तो क्लियर हो जाएगा कि 45 डिग्री के एंगल पर उसको क्रॉस करते हुए हम ड्रॉ करते हैं और एग्जैक्ट बिल्कुल आता है, उसमें जरा सा भी पॉइंट भर का भी इधर उधर नहीं होता, अंदाजा नहीं चलता पॉइंट में कि ऐसे लगा दो तो हो जाए। आपके पास वो पावर होनी चाहिए कि आंखों से देख के पॉइंट का पता लग जाए और एग्जैक्ट वहीं पर आपका प्रूफ जाए। प्रूफ भी नहीं, बाद में धीरे धीरे आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि इवन प्रूफ की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती आपको, आप डायरेक्टली पॉइंट ही वहीं पे लगा देते हैं। आपने देखा भी होगा कुछ सीनियर्स को, आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो पॉइंट भी नहीं देखते हैं, फटाफट फटाफट लगा देते हैं, तो वो उनकी है प्रैक्टिस का नतीजा। तो ये पीछे बिल्कुल हम स्ट्रेट में जाएंगे और साइड में नेल का जो आउटर बॉर्डर है वहां से आएंगे। कल मैं पॉइंट लोकेशन पर ही चर्चा करने वाली हूँ स्पेसिफिक, ताकि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि इसके बाद जो 7th डे आएगा हमारा उसमें तो केवल क्वेरी सेशन चलेगा। क्वेरी सेशन में मतलब लड़ाई झगड़ा सेशन है कि हमें ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम मैं नहीं डिस्कस करने वाली, मैंने पहले ही बोल के रखा है। प्रॉब्लम के लिए आप अभी वेट करेंगे, अगर आप अभी से प्रॉब्लम और अपनी पर्सनल चीजों को लेकर के बैठ गए तो सीख ना पाएंगे, कभी भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम जीवन भर लगी रहेगी। अभी थोड़ी देर अपने आप को पीछे करके कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, ये चीजें सीख लेंगे, तब जो आनंद आएगा उसका इंतहा नहीं होगा। तो अभी पहले इसको आप इस तरीके से बना लीजिएगा, प्लॉट कर लीजिएगा, और कल मैं इसकी ड्राइंग एक अलग से बना करके अब वो आपको और ज्यादा सिखा दूंगी। अब यहाँ पर सामने एक मेरिडियन हो गई, पीछे हो गई, अब यहाँ बीच में कैसे करें, उंगली का और इतने का ही यूज होगा भी ज्यादा, बाकी बॉडी का उतना होता भी नहीं।
तो अब मैं आपको वापस थोड़ा सा ले आके इसको दिखाती हूँ। मैंने आपको बताया था कि आपके अगर यहाँ आर्म पिट में कोई परेशानी हो जाए तो आप क्या करेंगे, इसका जो लाइन चला आ रहा है यहाँ पे और वो छोटी उंगली में जाके फिनिश होता है, उस छोटी उंगली पर आप दबाव देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो मेरा आपसे सवाल यहाँ पर ये है कि अगर हम इसको उंगली में करेंगे तो ये कहाँ दबाएंगे? इसके दो तरीके हैं। ये जो उंगली है, ये जो आपको सिंपल कर दिया गया ना कि ये बॉडी है, ये बॉडी का करेस्पॉन्डेंस है, तो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से ये कहा गया है। इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि पूरा का पूरा हमें इसको उतार करके और हथेली में कर देना है, और नॉर्मल वाला जो बॉडी का है उसको कतई टच नहीं करते हम, ऐसा नहीं है। कब कहाँ किसकी कैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। जैसे मैंने आपको कल एग्जाम्पल दिया था कि किसी का गला ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो लास्ट ब्रीथ है उनकी, और लग रहा था अब तो बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, और मैंने उनका क्या पकड़ा था, थंब, और जैसे ही मसाज किया उनको लगा कि उनकी जान वापस आ गई, और इतना वो बाद में रो रही थी, परेशान हो रही थी कि आज तो पुनर्जन्म हो गया मेरा, पता नहीं क्या हो जाता, अगर मैं दरवाजा न खोल पाती, बाहर नहीं निकल पाती तो मैं तो मर चुकी होती, कमरे में ही मरी पड़ी रहती, कोई हमें खोल के देखता भी ना, पता भी नहीं चलता कि क्या है। बाद में फिर जब पता किया जाता कि कौन एब्सेंट है तब ये सारी चीजें निकल के आती। तो वहां मैंने फॉलो किया था ओरिजिनल पॉइंट। तो कब ओरिजिनल पॉइंट यूज करना है, कब उंगली के पॉइंट यूज करने हैं, तो देखिए जो पॉइंट ओरिजिनल में इजीली अवेलेबल हो उसको हम ओरिजिनल पर ही यूज करते हैं। लाइक मान लीजिए यहाँ पॉइंट है लोअर लिप के नीचे, इसको दबाना अपने या दूसरे के दोनों ही आसान है, तो ये आप यूज कर सकते हैं। एक पॉइंट नाक के नीचे होता है, इसको भी अपने या किसी दूसरे के दबाना आसान है, ये कर सकते हैं। एक पॉइंट यहाँ होता है बीच में, इसको भी दबाना या अपने या दूसरे के आसान है। ये कान है, कान के पास सामने यहाँ और यहाँ, फॉर अ टाइम बीइंग दबाना आपके लिए, बाकी के लिए भी आसान है। जितनी भी उंगलियां हैं यहाँ पे दबाव देना बहुत ही आसान है। इसी तरीके से पैर की उंगली, तो पैर की उंगली में चाहे आपका अंगूठा हो चाहे बाकी उंगलियां हो, सब पर आसानी से दबा सकते हैं। इवन नी तक भी दबाते हैं, लेकिन नी तक भी पहुंचने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप फिंगर्स तक और टो तक रहें तो भी चल जाता है काम। इसके बाद अगर हमें किसी पॉइंट की जरूरत पड़ती, मान लीजिए पेट के कोई पॉइंट है, CV12 है, 14 है या 17 है या CV6 है, या पैर में स्टमक 36 है, या पीठ में UV23 हुआ, गवर्निंग वेसल के 3, 4, 5 कोई भी पॉइंट हो गए, तो इनको हम नहीं लगा सकते, मुश्किल होती है। तो उसके लिए ये जो आपके हैंड की प्लॉटिंग है ये बहुत जरूरी हो जाती है। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर ये चीजें दिखा दी। अच्छा, यहाँ बॉडी की बात तो हो गई, पीछे थोड़ा चलती हूँ मैं। हाँ, यहाँ बॉडी की तो बात हो गई, यहीं सी बॉडी में एंडोक्राइन ऑर्गन्स भी होते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि एंडोक्राइन ऑर्गन तो बताया नहीं मैंने, तो वो कहाँ पर होगा, उसको कैसे करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी चीजें आपके बॉडी में हैं उन सब के करिस्पॉन्डेंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। चाहे थायराइड हो, चाहे वो नॉर्मल आपका हार्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का भी इलाज आप उतनी ही आसानी से, उतने ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
और जितना प्रभावशाली आपका ओरिजिनल पॉइंट है, उतना ही प्रभावशाली, उतना ही अच्छा आपका जो नॉर्मल वाला पॉइंट होता है वो भी होता है, यानी जो आपके हथेली पर होता है। इसका एग्जाम्पल एक मैं बताती हूँ, और वो एग्जाम्पल है आपके लंग्स का। आजकल आपने कोरोना सुना होगा, इस पे मैंने वीडियोस भी कई बना के डाली कि कोरोना में इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स लोग कर रहे थे, उसके कारण परेशान भी बहुत हो रहे थे। तो क्यों होता है, क्या होता है और क्या क्या करते हैं, फिर इसका इलाज किस प्रकार से किया जाता है, कहाँ पे किया जाएगा, वो सारा तो मैंने बताया। अभी ये जो जोन है जो चल रहा है, इसमें कोरोना के जो स्प्रेड होने के चांसेस हैं वो और ज्यादा बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले लॉकडाउन था तो हम घरों में थे। लॉकडाउन की भी अपनी लिमिटेशन है कि हम बहुत ज्यादा इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, लोगों के फाइनेंशियल क्राइसिस की भी प्रॉब्लम्स आ रही, तो अभी हमने इसको अनलॉक किया। तो जब इसको अनलॉक किया तो ये चीजें हमारी जो सुरक्षा वाली थी वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। हम तो अपनी तरफ से सुरक्षित हैं, सामने वाला नहीं है। अब कोई आया है कहीं से, उसने हमें दे दिया। तो ऐसे में क्या किया मैंने कि लंग्स का जो अपना पॉइंट खुद का होता है, जो उसकी सिक्योरिटी गार्ड है, जैसे मैं इस कमरे में बैठी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे इस रूम में कोई एंटर ना करे, तो मैं क्या करूंगी कि बाहर दरवाजे के पास एक सिक्योरिटी गार्ड को लगा दिया कि भैया आप देखना कि कोई दरवाजे में एंटर नहीं करे। अब जब कोई चीज आएगी तो वो हमारे पास नहीं आएगी, हम सुरक्षित होंगे। बाहर वॉचमैन जो भी सिक्योरिटी गार्ड रखा है वो उसको देख लेगा। ऐसे ही आपके हर एक ऑर्गन के सिक्योरिटी गार्ड हैं, जिसको हम सोर्स पॉइंट कहते हैं। कल मैं बताऊंगी इसके बारे में कि हर एक ऑर्गन का अपना सोर्स पॉइंट होता है जिससे आप उसके प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और इस कोरोना में अगर आपने ध्यान दिया हो तो कहाँ पर अटैक होता है, वाया नोज, माउथ, इन सब जगहों से आता है। और फर्स्ट टारगेट ऑर्गन इसका लंग्स होता है। लंग्स में ही न्यूमोनिया और ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें कॉज होती हैं। तो अगर आप अपने लंग्स के सिक्योरिटी गार्ड को टाइट कर दीजिए, अच्छा कोरोना सबको तो नहीं हो रहा है, जिसका सिक्योरिटी गार्ड मजबूत है उसको कुछ नहीं हो रहा है, जिसका सिक्योरिटी गार्ड ही बीमार है, कमजोर है, उसी को एंट्री मिल रही है न्यू मेंबर की। तो हमें यहाँ पर अपने गार्ड को मजबूत करना, और अपना गार्ड कौन, लंग्स, लंग्स का अपना गार्ड। तो अगर आपको जो पुराने साथी वो तो नंबर जानते हैं, जो नंबर नहीं जानते हैं नए साथी, उनके लिए मैं एक इंतजाम बता देती हूँ। इसका भी वीडियो नहीं डला है और मुझे डालना था 1-2 दिन में, कि ये मैं बता सकूं कि हाउ टू प्रिवेंट योरसेल्फ विद कोरोना। बाकी तो मैंने डाला हुआ है कि जैसे मान लीजिए आपको प्रॉब्लम हो गई है तो आप क्या पॉइंट लगाएंगे, उसमें भी 2-3 प्रोटोकॉल हैं। और आपके इसी ग्रुप में बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो पार्टिसिपेंट्स के रूप में हैं, और उनके खुद के काफ़ी फैमिली के लोगों के कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट्स थे वो नेगेटिव भी हुए हैं इन्हीं पॉइंट से। तो वो वीडियोस तो मैंने बना के डाली हैं, लोगों ने इसको देखा भी था और लोगों तक शेयर भी किया था और फायदा भी मिला था। इसके अलावा कुछ गलतियां हम कोरोना के लिए क्या करते थे, जैसे ये मास्क लगाते हैं ना, तो मास्क कब लगाएं, कितना लगाएं, क्यों लगाएं, पता चला घर के अंदर बैठ करके भी लोग मास्क लगा के बैठे, अपने अकेले कमरे में बैठे, कोई नहीं है दूर दूर तक, मास्क लगा के बैठे। अब मुझे फनी तब लगता है कि क्या ये जानकारियों का अभाव है, कितना फियर कर दिया है, कितना फियर अंदर हो रखा है कि न्यूज़ में किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, अभी तो इंटरव्यू क्या, किसी से बात कर रहे हैं, वो अपने घर में है, स्टूडियो अलग है और वहां पे बात हो रही है, वो अपने घर के अपने कमरे में मास्क लगा के बैठ के बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा कमी हो जाएगी, इतनी परेशानी होगी जिसकी इंतहा नहीं, बहुत परेशानी होने वाली। तो लोगों के दम घुटने लग रहे हैं,
लोग इसको लगा के रनिंग कर रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे, लोगों के दम घुटने से मौतें हो रही। तो कोई भी चीज आप लगाते हैं तो उसका फायदा तो है, उसका नुकसान भी है। फायदा क्या है आपको बताऊं मैं, एक्यूप्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप मास्क लगाते हैं ना तो यहाँ दबता है ना, यहाँ पे डोर यूज की जाती है। तो ये जो 2 पॉइंट है हमारी, ये भी टेम्परेचर कंट्रोलर पॉइंट है। ठीक है, अगर आप प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो ये आपके काम करते हैं, लेकिन आप उसको कितनी समय के लिए, कौन सा, अगर एकदम मोटा मोटा से लगा करके उसको पूरा ब्लॉक कर दिया है तो वो आपको आगे जा करके दूसरे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दूसरा, हैंड सैनिटाइजर आप यूज कर रहे हैं। अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक न्यूज सुनी, बहुत ही दुखद थी, कि कोई मिनिस्टर थे या कोई पॉलिटिशियन तो थे महाराष्ट्र के ही, एनसीपी के, और वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे, उनके हैंड सैनिटाइजर उन्होंने यूज किया हुआ गाड़ी में, पर अचानक से आग लग गई। बेचारे उसी में जिंदा जल गए, मर गए। जब तक लोग बचाते, सेंट्रल लॉक थी गाड़ी, जब तक उसको खोलते और अंदर जाते वो उनकी डेथ हो चुकी थी। तो ये सारी चीजें हमारे यूज के लिए, लेकिन उसका मिस यूज नहीं करना चाहिए, उससे प्रॉब्लम होती। अब हम हाथ धो रहे हैं, हाथ बताने को कहा गया तो हम उसको नल को ही खोल देते हैं। ये वो 20 सेकंड हाथ धो रहे हैं तो 20 सेकंड नल बह रहा है। आपको शायद पता नहीं है कि 1 मिनट में हम पूरे 1 लीटर पानी खर्च करते हैं, 5 मिनट में 5 लीटर। तो अगर आपने 20 मिनट हाथ धोया तो कितना पानी खर्च किया, 20 सेकंड में कितने पानी खर्च हो गए, उसका अंदाजा हम नहीं लगाते। 4 बार अगर हमने ऐसे पानी खर्च कर लिया तो आगे आने वाले समय में ये जो जल संकट होगा, पानी का संकट होगा, इससे कौन बचाएगा, इसकी कौन सी वैक्सीन आएगी, इसकी कौन सी मेडिसिन आएगी। आपको अपने से ये ध्यान रखना होगा। ब्रश कर रहे हैं तो खोल दिया, और अभी तो कोरोना से बहुत ज्यादा हो रहा है, और इसके साथ पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। पोल्यूशन कैसे बढ़ रहा है, आप हाथ धो रहे हैं, जो उसका केमिकल निकल रहा है, पहले एक बार धोते थे, अभी हर विजिट के बाद बाहर से आए हाथ धुला, सादा नहीं, हर बार उससे साथ में सैनिटाइजर। तो ये जो केमिकल चीजें हैं ये भी तो आपके पानी में बह के जा रही। मुझे तो लगता है 4 टाइम्स नहीं 10 टाइम्स ज्यादा पोल्यूशन हमने वाटर में डाल दिया है, जो कई सालों के लिए फुर्सत हो गया है। तो ये सारी चीजें, और एक और कर रहे हैं, अगर हमें बता दिया गया कि आपको ये चीजें आयुर्वेद की हैं या किसी भी चीज की हैं वो खानी, तो उनकी भी अपनी लिमिटेशन होती। पता चला कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो वो दिसंबर जनवरी का टाइम था, ठंडी का था। उस समय लोगों ने गर्म चीजें प्रोवाइड कराई, काढ़ा है, ये सारी चीजें हैं कि पियो, इससे आपका गला खुलेगा, ठीक रहेगा। लोगों ने मई जून में भी उसी काढ़े को कंटिन्यू किया। हार्ट बीट बढ़ गई, किसी को पल्पिटेशन बढ़ गया, किसी को फीवरिश लगने लगा, किसी को सूख गई खांसी, गला बैठ गया, गला जाम हो गया, इतनी कॉम्प्लिकेशंस आई हैं जिसके लिए फिर उसको बंद करके कराना ठीक पहुंचा। एनीवे, मैं बात कर रही थी अभी की, तो आप ये जो ज्वाइंट है जहां मेरा पे ये मार्कर दिख रहा है, एक पॉइंट यहाँ और दूसरा ये पॉइंट यहाँ, ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट से थोड़ा सा ऊपर यहाँ, और ये तो बिल्कुल ज्वाइंट पर स्ट्रेट में एकदम सामने दिखना चाहिए। दोनों हाथों में अगर ये 2 पॉइंट, जो जानकार हैं उनके लिए बता दूं, LU9 और LU6, अगर आप इसमें काला रंग लगा लेते हैं, ब्लैक कलर, तो आप कोरोना के सिक्योरिटी जोन में आ जाएंगे। फिर आपको वो कोरोना नहीं परेशान कर सकता। अगर आप लोगों के बीच में बैठे, ऑफिस में गए हुए हैं और आपको लगता है, डर लगता है, लोगों को इतने डर हुए हैं, इतना ज्यादा डिप्रेशन में लोग आए हैं जिसके इंतहा नहीं। उनको पसीने पसीने तक हमने होते देखे हैं, घबराहट के मारे कि हमारा आज आपसे ऑफिस खुल गया, अब क्या होगा क्या होगा, इतना ज्यादा भय। तो अगर आप इसको लगा लें तो आपका भय तो निकलेगा ही, क्योंकि ये आपका प्रोटेक्शन के लिए मिल गया और प्रूवन मिल गया। बहुतों को लगा करके हमारी टीम ने इसको ठीक किया, बहुत सारे लोगों को। और
वो ऐसे लोग भी रहे हैं जिनमें बाकी मेंबर्स को तो कोरोना पॉजिटिव भी आया, जिन्होंने इसको यूज किया था उनको पॉजिटिव भी नहीं आया, मतलब वो सेफ हो गए, वो बच गए। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरे पास में है। इस वजह से अगर आप चाहें तो इसको सेफ जोन में है और ये आप ट्राई कर सकते हैं। ब्लैक कलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आईलाइनर का कलर, काजल का कलर, ब्लैक स्केच है, ब्लैक डॉट पेन है, जेल पेन है, मार्कर है, whatever you want you can apply, जो भी मन करे वो अप्लाई इसको कर सकते हैं। तो आज मैं इसको यहीं पर समाप्त करूंगी और जब कल मिलूंगी तो प्योरली आपका प्रैक्टिकल का, मेरिडियन का, फिर उस मेरिडियन को हाथ पे कैसे प्लॉट करते हैं, एग्जैक्ट कैसे लोकेशन लेके आएंगे, उस पर मेरी कल की पूरी फोकस होगी। और थोड़ा थोड़ा पॉइंट इस पे भी बताऊंगी, जैसे सोर्स पॉइंट है, इमीडिएट किसी चीज को निकालना है तो क्या करें, वो लिमिटेड थोड़ा थोड़ा, जो कि मेरा ऐसा मानना है थोड़ा पढ़ेंगे पूरा पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ करके कुछ हमें हासिल नहीं होने वाला। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और आज इसको मैं अभी फिनिश करती हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार।